ठीक है, तो वही बताओ पहले फर्स्ट 10 क्वेश्चन में कोई डाउट? फर्स्ट 10 डाउट्स? म्यूट रखो यार जो भी है, म्यूट योरसेल्फ गैरेट। फर्स्ट 10 क्वेश्चन में ये पीरियोडिक का नहीं है, अभी पीरियोडिक स्टार्ट करेंगे, अभी पढ़ाया ही नहीं है पीरियोडिक में कुछ खास। इंट्रोडक्शन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एलिमेंट्स, यही पढ़ाया ना सर। हाँ भाई आगे बोलो, सर के आगे। आई गेस कि फर्स्ट 10 में कोई डाउट नहीं है। 11 to 20 सर 19th 19th क्या है 19th? Which of the following does सर not correct? 11th P। क्या है 11th में? क्या है? Another force alpha particle सर experiment। ये वाला नहीं है, आपने तो जेई एडवांस दिया था ना सर। ये जेई एडवांस ही तो है। नहीं सर, आपने गेट इक्विप्ड कर लिया है, हमने विंडोज बोला था। हाँ सर विंडोज बोला था, मैंने एंड में कंफर्म भी किया था। मैंने दूसरा किया, सॉरी सर। कोई बात नहीं, अभी इसमें देख लो, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 19th में देखो क्या है क्वेश्चन। Which of the following does not characterize X-ray, the radiation and ionized gases? तो एक्चुअली एक्स-रेज की प्रॉपर्टीज मतलब हाई एनर्जी रेज हैं, ठीक है। सो दे कैन डज नॉट बोला है ना, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये तो हो जाएगा, हाई एनर्जी तो आयनाइज हो सकता है। इट कैन कॉज Zn जिंक सल्फाइड टू फ्लोरोसेंट। तो एक्चुअली एक्सरेज प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। मैंने शायद ये थोड़ा बहुत बताया था आपको जब आई वाज टेलिंग यू मोजलेस लॉ। तो अगर एक्सरे का बन ही तब रहा है ये, है ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। सो कैन हैपन डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये फोटॉन्स है ना, फोटॉन्स, ठीक है, ये एक्सरे भी एनर्जी है, इस पे कोई चार्ज वार्ज नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दिस शुड बी, बट वी विल चेक दिस। है वेवलेंथ शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये भी सही है, तो फिर ये मोस्ट एक्यूरेट होगा। सर लास्ट टाइम का आपने जो सिखाया था उसका हम्म। पीडीएफ नहीं भेजा आपने? हाँ मैंने बोल दिया था ना कि मैं नहीं भेजूंगा, अब आपको लिखना ओके है, सर। ठीक हाँ है। मैं अगर नहीं इंडिविजुअल किसी को चाहिए देन दे कैन आस्क, ओके। कोई ओके भी हाँ मुझसे मांग सकता है, मैं उसको भेज दूंगा इंडिविजुअली अगर किसी को चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं नेटवर्क आपका वीक हो गया, देन यू कैन आस्क। व्हाई डी इज नॉट करेक्ट? तो भाई शॉर्टर है ना वेवलेंथ, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना, तो वेवलेंथ तो कम होगी ही ना, इसलिए डी इज नॉट करेक्ट। डी मतलब डी इज करेक्ट, बट यहाँ पर उन्होंने बोला है डज नॉट, ठीक है, तो आपको गलत बताना है, ठीक है। और कोई डाउट? सर एक बार 20 भी बता दोगे प्लीज? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू फोटोन एज बोथ एज वेव मोशन एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल? तो ये E इक्वल्स टू एच न्यू, यहाँ पे न्यू जो है वो वेवलेंथ भी बता रहा है, और E जो है वो आपका पार्टिकल नेचर, उसके हिसाब से फोटोन इज पैकेट ऑफ, है ना, वो है। E ओके इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये केवल पार्टिकल नेचर बता रहा है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन केवल वेव नेचर बता रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। समझा सर। बताओ भाई 21 से 30। सर 23 सर एक बार 23 बता दीजिए ना। 23 The first use of quantum theory to explain the structure of atom made by? First use of quantum theory. सर प्लैंक होगा ना? सब Actually प्लैंक एटम के होगा बारे ना? में नहीं बताया ना, एटम सर क्वांटम बोर। थ्योरी का मतलब वही है, राइट। तो सर बोर ना? सर बोर ही होगा। हाँ सर। अभी इसमें एक्चुअली कहना डिफिकल्ट है, प्लैंक नहीं है, आइंस्टाइन नहीं है, राइट। हाइजेनबर्ग और बोर में हो सकता है। अब अगर फर्स्ट बोल रहे हैं, बोर ने एक्चुअली लिया तो पार्टिकल नेचर था, बट उन्होंने एंगुलर मोमेंटम वगैरह के हिसाब से बताया है।
ये चेक करना पड़ेगा। देखो ये मैथ वैसा क्वेश्चन है ना, थोड़ा अजीब सा, कि इसमें देखना पड़ेगा कि भाई ये राइट या तो ये है या ये। विल सी दिस पार्ट। तो इसमें जो भी आंसर है उसके हिसाब से देख लो आंसर। सर हिस्टोरिकल फैक्ट टाइप का है, ये फैक्ट टाइप का है, तो ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सर 28। 28। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px, नोडल प्लेन्स मैंने बताया ही है, l के बराबर होता है, 1 आ जाएगा आंसर। p सर का मतलब, हाँ बोलो सर पहले आगे। ये बता दो फिर मैं। हाँ बोलो। सर मेरे को इसके पहले वाले में डाउट है। हाँ बोलो, कौन सा वाला? 27। हाँ सर। ठीक है, 27 में उन्होंने पूछा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, देख लो कितना है ये, 10 12 18 24, ये हो गया आपका। क्रोमियम है दे रखा है। दिस रिप्रेजेंट्स इट्स एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ही है ना, क्रोमियम की ये ग्राउंड स्टेट है। ओके सर ठीक है, समझा ऐसे करना है। ओके सर, वो सर ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। हाँ, अब ये देखो थोड़ा ऑप्शन भी देख लेते हैं। कैटायनिक फॉर्म होता तो S से इलेक्ट्रॉन निकल जाता, राइट? तो एक्चुअली S से इलेक्ट्रॉन निकलता तो ये Mn प्लस भी हो हाँ सकता है सर, ना, Mn प्लस MN। 1। हाँ Mn प्लस 1 भी हो सकता है ये, राइट? बट Mn प्लस 1 स्टेबल नहीं होता, इसलिए शायद उन्होंने नहीं दे रखा है, बट ठीक है। सर हाँ सर 31 बता दो ना प्लीज। 31 बताएंगे ना हाँ आप। सर, 31 में है डाउट। ओके ओके 31। ये एक्चुअली Mn, मैं इस बात को कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे तो ये डायरेक्टली हमें क्रोमियम दिख रहा है तो आंसर क्रोमियम ही है, बट हाँ कैटायनिक फॉर्म इस तरह से पॉसिबल है, राइट? बट दिस इज मोस्ट एक्यूरेट। अब एक से ज्यादा जब आंसर होते हैं तो ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा सही होता है, उसको ले लेते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थिंक Mn प्लस हैज नॉट बीन टेकन एज ए आंसर। ग्राउंड स्टेट ही होगा ये वाला आंसर, ठीक है। सर 29 में राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? 29 वेवलेंथ ऑफ गोल्फ बॉल, यहाँ लिख लो, ये 0.2 kg हो गया। मूविंग स्पीड 5 मीटर पर आवर दे रखा है इन्होंने ये, ठीक है, नॉट पर सेकेंड। आई थिंक ये आर ही है, तो 5 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 5 है ना मीटर डिवाइड बाई 3600 सेकेंड, ये हो जाएगा। अब ये आपका आ गया, वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा इक्वल्स टू h/p। तो h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, और ये 0.2 m की वैल्यू 0.2 इंटू v की वैल्यू ये लिख लो 5/3600, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे 3.6 देख लो, 3.6 से 10⁻³ 31 आ जाएगा। 6.63 इंटू 3.6 की वैल्यू 20 के आसपास आएगी, तो 2 इंटू 10⁻30 ये आ जाएगा, ठीक है मन? यस सर, अगर मान लो कि पावर अराउंड 34 35 होता तो ऑर्डर क्या होता इन्हीं मतलब सेम ऑप्शंस में? ये होता, ये आया ना हमारा 20 इंटू समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। नहीं, अगर क्वेश्चन में 10⁻⁻34 आता की रेंज में आंसर आता तो फिर ये ऑर्डर ऑप्शन ही क्या नहीं होता? होता, ऐसा बोल रहे हो, ये वाला ऑप्शन नहीं होता। तो फिर 10⁻⁻30 होता है, 10⁻⁻40? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। बोलना चाहता है कि ये ऑप्शन नहीं दिया होता, ये ऑप्शन आ रहा है ना, हमारा हमारा आंसर आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻30, ठीक है, ये 2 है ना, राइट? सर मैं इस सिनेरियो की बात नहीं कर रहा। हम्म, सपोज आंसर 10⁻⁻34 आता हाँ, तो उसको कैसे राउंड ऑफ करते? तो वो नहीं देते ना ऑप्शन भाई, ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसा ऑप्शन देंगे ना जो एक सही होगा, ओके सर। है ना, हमें ऐसे नहीं करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें एक अच्छी बात क्या है, इसमें क्या है कि कई बच्चे, राइट, इस बात को जैसे 200 ग्राम ही लिख देते, मान लो कई बच्चे थोड़ा ध्यान नहीं देते, राइट? तो इफ somebody would have written 200 ग्राम, है ना, ग्राम 200 ही ले लेते और इसको 5 ही उन्होंने समझ लिया होता, है ना, 200 इंटू 5 तो उनका 1000 हो जाता,
तो दे वुड बी रिलेक्टेंट और टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स दिस ऑप्शन। तो ये गलतियां हो सकती है कि उन्होंने ध्यान से ये नहीं पढ़ा और इसको भी यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया, तो दैट कुड बी वन चैलेंज। तो यहाँ तो काफी दूर दूर दे रखा है, कई बार ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, -30, -34, -37 ऐसा भी दे रखा हो सकता है। तो ठीक है, अब इसमें लिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है इफ नाइट्रोजन एटम हैड कॉन्फ़िगरेशन 1s7, ओके, मतलब सब s में ही है, इट वुड हैव एनर्जी लोअर देन द नॉर्मल ग्राउंड स्टेट 2p3, क्योंकि भाई s की एनर्जी कम है इसलिए, राइट, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन वुड बी क्लोजर टू न्यूक्लियस, ठीक है, yet 1s7 is not observed because it violates। तो एक्चुअली क्या है कि पहले तो ये है कि 1s7 जैसे हमने, राइट, ये जो फिलिंग भरी है या फिर हमने क्वांटम नंबर्स भरे हुए हैं, राइट, 1s7 होता तो कुछ ऐसा कुछ होता शायद, आई थिंक ऐसा कुछ, राइट, या फिर हम ऐसा बोल रहे होते, राइट, देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये तो नहीं है ना, होल्म्स रूल, पाउलीज ऐसा कुछ आ सकता है, और ये भी हट गया। मतलब ये कह रहे हैं हाइपोथेटिकली अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 1s7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम बोलते हैं एक ही ऑर्बिटल में 7 हैं, है ना, एक ही ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता था। नाउ इन दैट केस, राइट, इन दैट केस होल्म्स रूल वॉलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई एक ही ऑर्बिटल में आपको फिलिंग करनी है, एक ही ऑर्बिटल है। होल्म्स रूल के लिए क्या होता है ना, एक से ज्यादा ऑर्बिटल होंगे तो हम बोलेंगे पैरेलल स्पिन है। अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी जो हमारी कंडीशन है कि हम ये बोलते हैं एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनका प्लस हाफ और माइनस हाफ आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बचा। सो व्हाट आई थिंक इज कि क्या हो सकता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अगर हम क्वांटम नंबर्स लिखेंगे, राइट, तो बाकी सब तो जैसे 1s1 के लिए n की वैल्यू 1 हो गई, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। तो अगर स्पिन वैल्यू लिखोगे आप, तो स्पिन वैल्यू अगर आप प्लस हाफ माइनस हाफ ही लिख रहे हो तो किसी ना किसी की मैच कर जाएगी, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ जो बात आ रही है वो, ये जो आंसर है बेस्ट इज कि हम इन सब ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर देखें, राइट, कि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक ही ऑर्बिटल में होंगे, तो उनके क्वांटम नंबर्स कैसे दिए जाएंगे, हाउ यू आर गोइंग टू गिव स्पिन क्वांटम नंबर। ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर हम यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग वैल्यू दे सकते थे, जैसे somebody would have said कि -1/7 है ना, माइनस ऐसा कुछ आता, -3/7, -5/7 ऐसा कुछ, +1/7 ऐसा कुछ भी, आई थिंक, राइट, यू कैन एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ हो सकता था, बट देन यू हैव टू थिंक कि कौन सा मोस्ट, है ना, मतलब एक्यूरेट आंसर आ सकता है, तो यही है। होल्म्स रूल तो नहीं लगेगा क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, राइट, एंड दे आर सेइंग कि ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s ऑर्बिटल, सो लाइक दैट जो मोस्ट एक्यूरेट होगा वो ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही लगेगा, ठीक है। बट बेसिकली हमें बोलना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स, राइट, एग्जैक्ट आंसर ये होना चाहिए कि एस में तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकते अभी कभी, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल नहीं है एक ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होना, so that could be the most accurate answer। क्वेश्चन नंबर 32, 33। सर मेरे को 32 में डाउट है सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर मेरे को इतना पता है कि डबली चार्ज हीलियम आयंस थे, पर सर सी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा है? ठीक है, एक मिनट। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट व्हिच एस्टैब्लिश्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यूज्ड अ बीम ऑफ, ये तो हो गया, हीलियम एटम और हीलियम न्यूक्लियाई। तो देख लो आप, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, क्यों? क्योंकि उनपे 2 का चार्ज होता है, 2+ का चार्ज है। हीलियम एटम पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा वो, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो चार्ज कितना रहेगा, प्रोटॉन का चार्ज रहेगा, इसलिए हीलियम न्यूक्लियर। ओके सर, समझा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर, आगे नेक्स्ट 37 तक और कोई डाउट?
ठीक है। सर हाँ, सर एक बार 35 बताओगे प्लीज? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट मतलब n इक्वल्स टू 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोजन एटम बताना है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, एक्चुअली इसमें क्या करना है, तो बेसिक्स से डिराइव करना है। हाँ, mv स्क्वायर बाई आर ऐसे लिखना है आपको, इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई, ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। एक मिनट, और हमें एक्चुअली में चाहिए यहाँ पे h आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए हमें, ये वाला नहीं लग रहा है। सर 38 बता दो ना प्लीज। अरे ये तो खत्म करने दो। इसमें एक्चुअली में क्या, हाँ एक मिनट में, हाँ बोलो बेटा। सर इसमें मैंने क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर किया और v स्क्वायर की वैल्यू फिर mvr इज इक्वल टू, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, इससे आ जाएगा, हाँ राइट। लेकिन सर मेरा भी मतलब जैसा उधर 64 32 ये सब है ना, मेरा 96 आ रहा है, वही मेरे को डाउट आ रहा है। ओके तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हाफ mv, क्योंकि के जेड ई स्क्वायर वाले में नहीं आ रहा है तो दूसरा कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे ये ऐसा कुछ आएगा, राइट। तो लेट्स से mvr इक्वल्स टू nh by 2 pi, so v equals to nh by 2 pi and this is m into r. mv बंद रखो भाई, म्यूट करके रखो, राइट। सो v स्क्वायर इज गोइंग टू बी n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, एंड ये r क्या होगा, r2 होगा, ठीक है। अभी हम r2 बाद में लिखेंगे क्या है, राइट। नाउ हाफ m डाल दो यहाँ पे, हाफ m, तो यहाँ पे भी हाफ m आ गया, ठीक है। m से m ये कट गया, एक ही m रह जाएगा नीचे, ठीक है। अब बस ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी, हाफ मतलब 8 पाई स्क्वायर m इंटू r2 स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। सेकेंड बोर ऑर्बिट है तो ये आप इसको 4 लिख सकते हो, अभी n स्क्वायर ही लिखा रहने दो। r2 क्या हो जाएगा, r2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r2 होता है r नॉट n स्क्वायर बाई z, ठीक है। किसके लिए पूछा गया था, हाइड्रोजन, तो z की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा r2 इक्वल्स टू 4r नॉट। बंद रखो, पता चला तुम्हारे घर के सीक्रेट सारे पता चल गए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या लिखना है, हाँ n इक्वल्स टू 2 लिख दो यहाँ पे, तो ये 4r नॉट हो गया, बस अब इसको पुट कर दो, राइट यहाँ पे, और n की वैल्यू यहाँ पे भी 2 लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर m, r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 r नॉट स्क्वायर, बस इससे 4 से 2 बार कट गया। तो तुमने शायद ये गलती कुछ कर दी होगी यहाँ पे को रखने में, आ गया ये आंसर। हाँ सर समझ गए। ठीक है चलो भाई, 37 तक कोई डाउट नहीं है, ओके। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। देख लो न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, सर 37 बता दो। 37 बेटा सिंपल है सर 37 प्रोबेबिलिटी का डायग्राम पूछा है, ये तो घर में बनवाए हैं कई बार। प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी। सर इन्फिनिटेसिमल का मतलब क्या होता है? किसका? वो फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है ना,
द क्वालिटेटिव स्केच ऑफ डिपेंडेंस ऑफ पी ऑन आर, यही तो पूछा है। पी क्या है? आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है पी, विच इज नथिंग बट साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? ये ग्राफ होगा, सिंपल। कितने नोड्स आएंगे वन एस में? वन एस में n-1 नोड्स आएंगे विच इज 0, तो ये कट ही नहीं करेगा कभी। समझ में आया? सोहम, क्या नाम है? सोहम, यस। सर मुझे उसका मतलब नहीं समझ रहा था, इन्फिनिटेसिमल लिखा हुआ है ना। अरे वो तो इसलिए लिखा हुआ है कि बहुत छोटी सी ये मान लो सरफेस है ना, बहुत इन्फिनिटली स्मॉल, जिसका थिकनेस dr है। ऐसे ही तो हम सरफेस बोलते हैं ना, सरफेस की थिकनेस क्या होती है? सरफेस बोल रहे हैं, छोटी ही मानते हैं ना dr, इनफाइनाइटली स्मॉल। फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं भाई 0 से r तक के लिए। तो कोई जैसे मान लो आपको किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम निकालना है वो कैसे आया है? इसी तरह से तो आया है। हमने बोला एक इन्फिनिटली स्मॉल की ये सरफेस है, आपस में एक दूसरे पे ऐसे है ना ओवरलैप करती जा रही हैं, तो ऐसे बन गया एक ठोस सॉलिड सरफेस स्फीयर। तो क्या करोगे? इसका वॉल्यूम कैसे होगा? इसको इंटीग्रेट कर दोगे 4 बाय पाई आर स्क्वायर डी आर को विद रेस्पेक्ट टू लेट्स से आर, 0 से आर के लिए। तो ये आ जाएगा 4/3 आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आर क्यू बाई 3, तो 4/3 पाई आर क्यू। इस तरह से आपका वॉल्यूम आया है। तो ये क्या लेते हैं? इन्फिनिटली स्मॉल थिकनेस लेते हैं सरफेस की। ओके चलो भाई 38 बस इसमें आइस ये निकल जाएंगे। आप देख लो कितने, ये 48 हैं, 48 काउंट करते जाओ, जहां जहां आते जाए वही वही आंसर होता जाएगा। सॉरी 48 नहीं, 40 कितना हुआ ये? 44 सॉरी 44 होगा सर। हाँ 44 यस। ठीक है भाई, और बताओ। सर 7th का ऑप्शन डी समझाओ ना मेरे को। ओके लिखा है दो इन which of the following statement is correct? Electronic configuration of chromium D5 4s1 correct. Magnetic moment may have a negative value. क्वांटम नंबर सर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ना उसका। क्वांटम नंबर है, हाँ सर सॉरी सही है। हाँ ये बात ओके क्वांटम नंबर यस सही है। मैंने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिया। हाँ ठीक है, तो ये बात सही हो गई राइट। इन सिल्वर एटम 23 इलेक्ट्रॉन्स हैव ए स्पिन ऑफ वन टाइप, 24 अपोजिट टाइप, ये भी बात सही है भाई। 47 है तो अब मैं तुम्हारा सबका वो ले लेता हूँ राइट। सर मत लो ना सर, प्लीज प्लीज। अरे कोई ना कोई सर तो मत बचता जा रहा है, बचता ही जा रहा है। सर प्लीज मत लो। सर ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है हेलो सर। सर। हाँ बोलो सही। तो ये भी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N3, ये देखो ना ये वैल्यू ये एक्चुअली है क्या? सर ये डी वाला ऑप्शन बता दो ना। हाँ 7 का बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि व्हाट इज द एपरेंट चार्ज। जैसे मैं बोलूं कि HCl है तो ये आयनिक बॉन्ड तो है नहीं, इस पे एपरेंटली क्या हो रहा है? एपरेंटली इट इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, ठीक है हाइड्रोजन। तो वी विल से दिस इज +1 एंड वी विल से क्लोरीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई -1 अपेरेंटली, है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये अपेरेंटली ऐसा हो रहा है। अगर मान लो कहीं पे कार्बन है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हाट विल हैपन? हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर थोड़ा नहीं पता हो तो ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ना ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? कार्बन है, तो इट इज गोइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन ऑल। तो हाइड्रोजन इज अपेरेंटली लूजिंग, एग्जैक्टली नहीं लूज कर रहा है ना, आयन नहीं बन रहा है H+, बट इट इज अपेरेंटली लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गेनिंग ऑल 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले में 3 नाइट्रोजन मिलके एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक है, 3 नाइट्रोजन। तो ये +1 है तो इसका क्या होगा? -1/3
तो क्या होता, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन का खींच रहा होता तो -3, तब सही होता। लेकिन ये N3H लिखा हुआ है ना कि NH3। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो हम थोड़ा और समझेंगे जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन नंबर पे आएंगे, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर अभी के लिए ये है कि जो अपरेंट चार्ज आता है, जैसे मैं बोलूं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे CCl4 है, ठीक है, ये CCl4 कोवेलेंट है पूरा, but between carbon and chlorine which one is more electronegative? Chlorine. So carbon here is going to lose all 4 electrons. ठीक है, तो ये हो गया। सर हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। उसी के लिए तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो जनरली आपको शायद ये पता होगा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, है ना, जब आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा मतलब 9th-10th में, तो उसमें बताया होगा नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, राइट, एंड मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, जैसे हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो 2 नॉन मेटल है, जैसे मान लो S सल्फर है, ये SCl2 बना रहे हैं, मान लो ऐसा SCl2, तो सल्फर और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होगा? क्लोरीन। देन इट इज गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा नॉन मेटल्स में भी होता है, राइट, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे PCl3 है, फॉस्फोरस क्लोरीन, तो क्या होगा, फॉस्फोरस विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस विल लूज इलेक्ट्रॉन +3, ऑल दीज आर गोइंग टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। चलो, ओके, ये हो गया यहाँ। सर हाँ, तो वो HN3 रहेगा कि NH3? HN3 है, इसको बोलते हैं एजाइड आयन, N3- को बोलते हैं एजाइड आयन, एजाइड, अच्छा, है ओके ना। सर। और N3 लिख लो आप कहीं पे, और N3-, ये N3-1 है, ठीक है, 3 नाइट्रोजन हैविंग 1 माइनस, और ये N नाइट्रोजन पे 3- है, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड आयन, दिस इज द डिफरेंस। कई बच्चे इसको सेम पढ़ लेते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। ये नाइट्राइड है, जैसे क्लोराइड होता है, सल्फाइड होता है, वैसे ही नाइट्राइड, और ये है एजाइड आयन। चलो नेक्स्ट, और कोई डाउट भाई इसमें? तो मैं बंद करूं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। सर आगे डाउट है अभी नहीं। ये अच्छा आई थिंक, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये अच्छा था, गुड, अगर किसी ने किया हो, राइट। इसमें देखो स्टेट दे रखी है, आपको पता नहीं है, आपको ढूंढना है, स्टेट में 1 रेडियल नोड है। इट वाज अ गुड कॉम्प्रिहेंशन। यस सर। हाँ, सर सेकंड वाला बता दो ना इसी का। तो अभी रुक जाओ, अब ये पढ़ना पड़ेगा ना पूरा, मेरे को याद है बस। हाइड्रोजन, ये अच्छा कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है। तो ये लिखा है, द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Li2+ इज ए स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1 with 1 रेडियल नोड। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक लिखा हुआ है, तो ये S ऑर्बिटल टाइप कुछ हो सकता है, बट वी विल थिंक अबाउट इट। एंड इट इज हैविंग 1 रेडियल नोड, इसका मतलब क्या है? सर कि N-L-1 1 है। नहीं, N-, एक्चुअली ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है ना, तो इसमें मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, विल थिंक अबाउट इट, ठीक है। ये स्फेरिकली और इसमें 1 रेडियल नोड है। अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट, आयन अंडरगोज ट्रांजिशन स्टेट टू ए स्टेट S2, ठीक है। S2 has 1 radial node, S2 has 1 radial node, ठीक है, and its energy is equals to ground state energy of hydrogen atom, ठीक है। तो मान लो एक्साइटेड स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पहले वो S1 में है और फिर वो जा रहा है S2 में, ठीक है, S1 से S2 में जा रहा है, और कह रहा है कि दोनों के रेडियल नोड 1 है, तो आप N-L-1, यस करेक्ट, यू कैन राइट 1, तो N-L की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे the state S2 has 1 radial node and its energy is equals to ground state energy of hydrogen atom। तो ground state energy क्या होती है हाइड्रोजन की? so that is E0 Z square
बाई एन स्क्वायर, तो हाइड्रोजन का तो ई नॉट ही हो जाएगा, लिथियम 2+ के लिए क्या हो जाएगा ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लाइक लिथियम के लिए जेड की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या आएगी 3, तो H2 में जो n आ गया वो 3 आ गया। ठीक है, अब देखो 3 में कौन सा ऐसा है, 3s में रेडियल नोड कितने होते हैं, n-l-1 करोगे तो ये आ जाएगा, है ना, n- तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 3p हो जाएगा। H2 इज गोइंग टू बी 3p, इसमें 1 रेडियल नोड होगा। S1 क्या होगा, S1 में 1 रेडियल नोड है तो ये 2s हो जाएगा, 2s। द एनर्जी ऑफ स्टेट ऑफ S1 इन द यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो n = 2 की एनर्जी क्या होती है, सो दैट इज गोइंग टू बी ई नॉट जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर तो 1 ही है, बाई एन स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो 0 पॉइंट नहीं, द एनर्जी ऑफ S1 इन यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा सॉरी उल्टा, ई नॉट के टर्म्स में बताना है, सॉरी लिथियम के लिए ई नॉट के टर्म्स में बताना है, तो लिथियम के लिए क्या हो जाएगी, n = 2 में वैल्यू क्या हो जाएगी ई नॉट, जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो ये जाएगा 2.25 ई नॉट विच इज 2.25, ये हो जाएगा आंसर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ S2 स्टेट इज, तो आप देख लो यहाँ पे, सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर, सॉरी क्वांटम नंबर पूछ रहे हैं ये, तो आप देख लो यहाँ पे क्या आएगी, p के लिए l की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट, ये हो गया आंसर आपके। चलो भाई नेक्स्ट। सर मैच द फॉलोइंग, हाँ सर यहीं पे मेरे को एक डाउट है सर, मेरे को ऑप्शन बी तो समझ ही नहीं रहा, बोलना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, ये ले रहे हैं इफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना, मान लो Rn कह रहे हैं इज प्रोपोर्शनल टू En एक तरह से, और ये x वो क्या बोल रहे हैं, रुक जाओ, x पावर है, आई थिंक x इज पावर, x पावर है यहाँ पे, देख जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो R0 जैसे E0 En की वैल्यू क्या होती है, E0 En की वैल्यू होती है, अगर हम देखें तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी के, है ना, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है KZE²/R। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, तो ये देखो En ये होता है KZE²/2R, है ना, हाफ Yes, mv स्क्वायर के बराबर होता है, तो बस आई थिंक ये यही कह रहे हैं En, तो ये Rn हो गया। अब Rn किसके प्रोपोर्शनल है, सॉरी, तो मुझे निकालना है Rn और इसमें क्या रिलेशन है, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट, ये तो कांस्टेंट yes, वैल्यू sir. है, हाँ वो कांस्टेंट है। हाँ, तो बस इससे ये आंसर आ जाएगा, तो Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En, मतलब 1/En हो जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी -1 पावर, ये हो सकता है क्यू आंसर। ठीक है, ये पावर्स लिखी हैं एक्चुअली, ठीक है, आप देख लो सब जगह। नेक्स्ट, चलो फिर ये IIT वाले आपने आई होप कि सबने कर लिए होंगे क्वेश्चन। सर हाँ सर मेरे को वो इंटीजर वाले में थर्ड वाला बता दो ना सर। ये हो गया सबसे, ये अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली में, है ना, इससे 4.14 आ रहा था एनर्जी, है ना, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ आएगा, पर Yes, आपको sir. देखना था कि कौन सा वाले किन में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो जिनकी एनर्जी, जिनका हाँ, वर्क फंक्शन कम होगा वो उनमें सब निकल मैग्नीशियम जाएगा, तक सर। 4. बस, ठीक है, गुड। तो फिर लिखा हुआ है एटॉमिक मासेस ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर 4 and 20 mu रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम, अब देखो
ओके, इसमें थोड़ा सा आपको इन्होंने यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है ना, तो मुझे स्पीड में क्या करना पड़ेगा? स्पीड इज m टाइम्स द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन एट 720 डिग्री सेल्सियस ms. एट आर डी बाई पाई एम. ठीक है, ये एक्चुअली में किसी भी गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर दे रखा है ना इन्होंने, राइट? हाँ, तो किसी भी इसकी मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी गैस पार्टिकल की जो स्पीड है वो उसके रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है. ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, टी बाई एम, मतलब मास भी ले लो. तो इन्होंने बोला है कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम और नियॉन दे रखा है यहाँ पे, और डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h by mv. बट द v रिलेशन यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. ठीक है, ये इसके प्रोपोर्शनल है. अब आप डाल दो -73 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा, 200 केल्विन, एंड 727 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया, 1000 केल्विन. ठीक है, और मास तो आपको पता ही है, तो आप यहाँ पे एक तरह से मैं v हीलियम लिख ले रहा हूँ, which is going to be 200 डिवाइड बाई 4, तो ये 50 आ गया, √50. और बाकी कांस्टेंट को मैं लिख ले रहा हूँ k, क्योंकि वो कट जाएगा, मुझे रेशियो ही निकालना है यहाँ पे शायद. ठीक है, mm की वैल्यू निकालनी है. सो आई एम राइटिंग, अब अदर जैसे जो भी ये वैल्यू आ रही है 8RT बाई पाई एम, इसको मैंने k लिख लिया. ठीक है, सुन में आया? हाँ सर. ठीक है, फिर तो ये सर, हाँ बोलो सर वो 8RT बाई पाई एम कहाँ से आया? हाँ, ये आगे पढ़ेंगे गैसेस स्टेट में. अब क्वेश्चन ऐसे थोड़े ना होते हैं कि एक ही चैप्टर से आएंगे, मिला के भी आ सकते हैं ना. अच्छा सर. हाँ, बेस्ड ऑन 2 चैप्टर्स. तो इन्होंने यहाँ डाल दिया, इसको डालना आगे चाहिए था, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ये बता दे रहे हैं, ये बता दिया आपको कि वेलोसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू √2t by m. तो नियॉन के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 by 20. अगर यहाँ से भी देखेंगे तो ये भी क्या आ गया, 50, √50 आ गया. अब वेलोसिटी इसका मतलब क्या हुआ एक तरह से सेम आ गया, है ना. एक तरह से क्या हुआ, वेलोसिटी सेम आ गया. डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा एच ई डिवाइड बाई लैम्डा एन ई क्या हो जाएगा, h by m. m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4, एंड v की वैल्यू √50k, और ये हो जाएगा h by, है ना, यहाँ पे 20 √50k. ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये 20 ऊपर चला गया, 20/4, तो 5 की वैल्यू आ गई. इन्होंने यही पूछा ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम इज m टाइम्स, तो m की वैल्यू पूछी है, तो m की वैल्यू आ गई 5. हाँ सर, समझा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. सर सर अभी बस मेरे को लास्ट क्वेश्चन में डाउट है सर, लास्ट वाला. ये डीजेनरेसी वाला. हाँ सर. हाँ ठीक है, नॉट कंसिडरिंग, अब ये हटा देता हूँ मैं, एक मिनट. गुड, तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए, वेरी गुड. ठीक है, तो राइट, हाँ, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9. ये बात सही है. n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या बनेगा, 3s की एनर्जी 3p के बराबर, 3p की एनर्जी 3d के बराबर. टोटल ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है वो 9 हो गए. ठीक है, राइट. डू नॉट जस्ट गेट कंफ्यूज विद दिस स्टेटमेंट, है ना, इसको अभी आप समझो ही मत ये क्या है. ठीक है, डीजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9, while the degeneracy of second excited state, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है. H माइनस की क्या होगी, तो H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, H माइनस में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई. अब इसमें क्या लिखा जाएगा, 1s2, H माइनस का मतलब, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई. अब यहाँ बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 2p इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. तो 2p के लिए what is the degeneracy, 3 आंसर. ओके सर, समझा मेरे को. थैंक यू सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन. सर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन का ये क्यों दिया था, स्टेटमेंट क्यों दिया था? इससे तुम थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे ना, तुम पता नहीं, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या है, क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है ना.
हाँ हाँ ठीक। हेलो सर, मुझे फिल इन द ब्लैंक्स के 7th वाले में प्रॉब्लम है। फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर थे आई थिंक। हाँ, 7th wave function of electron and atom and molecules are called psi. सर पीछे ऑर्बिटल भी है सर। Wave function of electron, wave functions of electron in atoms and ये साई रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स को, मैंने ही बोला ना, तो इसलिए ये ऑर्बिटल देते हैं। ठीक है, साई की जो जो आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने जो सॉल्व करी है वो क्या आई है, उससे हमें साई की वैल्यू मिल रही है, और वो साई की वैल्यू क्या बता रही है, ऑर्बिटल्स को बता रही है। आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ऑर्बिटल। यस, नेक्स्ट। चलो भाई, तो फिर ये तो हो गया डिस्कशन। अब देखो इस मैं अभी तक जितने लोगों ने मैं पूछूंगा कि कितने लोगों ने ये होमवर्क कर लिया, कितना कितना कर लिया है, तो हमने क्या क्या कर लिया है अभी इसमें डिस्कशन में। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये देखो, एक मिनट में आंसर की देख लेता हूँ, आंसर की से बता देता हूँ। देखो ये हमने कर लिया, राइट। दिस एक्सरसाइज डन, आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज आल्सो डन। विंडोज टू जेई मेन ये बची हुई है अभी स्टिल, एक्सपर्टाइज अटेनर, और ये वाली एक्सरसाइज बची हुई है, गेट इक्विप्ड टू जेई मेन, एडवांस, सॉरी, ये बची हुई है। बाकी सब हो गई हैं, 5 एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी। ठीक है, 5 एक्सरसाइज वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव सॉल्व्ड। अब सच में बताना कितने लोग ऐसे हैं, मैं आई एम टेकिंग ए पोल, ठीक है, जिन्होंने ये 5 एक्सरसाइज एटलीस्ट ट्राई की हैं, है ना। क्वेश्चन नहीं आए कोई बात नहीं, उन्होंने ढंग से ट्राई किए हैं, सिंसियरली ट्राई किए हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं वो प्लीज डू नॉट राइट से यस हमने कर लिए हैं। ठीक है, जस्ट वांट टू से कि कितने लोग हैं जिन्होंने ये कर लिया है, इतना। ऑल कंप्लीट होमवर्क डन है। फास्ट फास्ट जल्दी से करो भाई वोटिंग। थ्री ट्राई किए वो तो फिर हो गया ना इनकम्प्लीट, जिन लोगों ने इनकम्प्लीट वो इनकम्प्लीट हो गया बेटा। फर्स्ट 3 तो बेसिक है, उनमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ही नहीं, थोड़े बहुत घुमाए हुए क्वेश्चन ये सब आए थे। तो अभी नेक्स्ट आपका होमवर्क यही है, गेट इक्विप्ड टू जेईई एडवांस आपको करना है। ठीक है सर, ये नेक्स्ट क्लास के लिए? हाँ, नेक्स्ट क्लास के लिए अभी आपके पास है टाइम, सैटरडे संडे पूरा सॉल्व इट। शायद अभी यूनिट टेस्ट है हम लोग का मंडे से स्कूल में। यार टेस्ट तो देखो होते ही रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट के लिए मत पढ़ो, बट ट्राई टू सॉल्व। और जो लोग रोज नहीं पढ़ते हैं उनको फिर बाद में एक साथ बहुत पढ़ना पड़ता है। सो मेक ए हैबिट कि आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लो। ठीक है, अभी है आपके पास टाइम। चलो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जितने भी थे बस वो कर लो। थर्टी फोर प्लस 23 ये कर लो बस, 34 प्लस 23। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह मैं अभी रहने देता हूँ। ठीक है सर, कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस कर चुके हैं शायद से। हाँ सर, कर चुके हैं। ठीक है, सर डिस्कस नहीं हुआ है, हमको आपने होमवर्क में दिया था। ओके ओके, तो ठीक है फिर तो फिर तो आपके पास, चलो फिर आप 34 क्वेश्चन कर लो भाई ना। 34 तो हो जाएंगे सोहम, सबसे पहले मैं तुमसे ही पूछूंगा। हाँ सर, हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लो 30।
सर तो अभी मोर देन 1 वाले नहीं करने। आप कर लो अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन यहाँ यार तक टाइम discuss मिलेगा कर- तो मोर देन 1 वाला भी कर लेंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो फिर ये पोल हम बंद कर रहे हैं। मैं आई थिंक जितने लोगों ने कर दिया वोट, तो 95 लोगों ने अभी तक वोट किया है। बाकी so till now the condition is out of 100 students 50% लोगों का होमवर्क कंप्लीट है, which is okay, not that good, desirable नहीं है। बाकी 50% अप्रोक्सीमेटली ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। दिस इज आई एम सेइंग फॉर जिन्होंने वोट किया है। मतलब मैं अगर ये मानूं कि जिन्होंने वोट नहीं किया है तो फिर ये परसेंटेज और भी कम हो जाएगा। ठीक है, यस बोलो बेटा। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इजी लग सर रहा है, मैं कह रहा टफ था लग रहा है? आपका आवाज ब्रेक हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ ये चैप्टर में देखो ये 103 वोट्स हैं और यू कैन सी कि 50% अप्रोक्सीमेटली लोगों ने होमवर्क किया है और 50% ने का होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अब पीरियड टेबल स्टार्ट करेंगे, बस अभी कर रहे हैं। मैक्सिमम चैप्टर्स इन मेजर टेस्ट इज गोइंग टू बी 3 to 4। आई थिंक पीरियोडिक टेबल तक आएगा, कब आएगा मेजर टेस्ट देखते हैं अभी। ठीक है, ये अभी होने वाला है, इसी मंथ होगा, अगर आपका होगा सितंबर में। और क्या होगा सितंबर में? मेजर टेस्ट सितंबर के लास्ट में होगा, बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है अक्टूबर में भी चला जाए। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनकी कमांड बन गई है? यस और नो में ही मैं फिर से पूछ रहा हूँ। ठीक है, सो अगेन है ना, आपको लिखना है कि इसमें आपको कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ये चैप्टर आ रहा है, और नो लिखना है अगर अभी भी यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। सर ये किसके लिए पोल? जिनको ये चैप्टर इजी लग रहा है और उनको लगता है उस पर उनकी कमांड आ चुकी है। ठीक है, हेलो सर। हाँ सर एक बार नोट्स समझाओगे क्या? नोट्स हाँ। कुछ नहीं है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी मिनिमम है या जीरो है उसको हम बोलते हैं नोड। नोडल पॉइंट मतलब उसमें आएगा आपका रेडियल नोड या एंगुलर नोड, ऐसा आएगा, राइट? तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है तो वो कैसे देख रहे थे? तो साई आर थीटा फाई इज नथिंग बट साई आर इंटू साई थीटा फाई। तो या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। ये जीरो हो जाएगा तो रेडियल नोड, ये जीरो हो जाएगा तो एंगुलर नोड। अब ये फंक्शन दे रखा होगा आपको, बस आप उसको जीरो करके देख लो, जहां पे वो जीरो होगा वही आपका नोड दे देगा। सर लेकिन वो मतलब बाकी सारे जो क्वेश्चन होते थे इसमें सपोज ऐसा पूछ लिया कि 3p में कितने नोड्स है, स्फेरिकल या नॉन स्फेरिकल वैसा। तो उसके लिए फिर n-l-1 ये स्फेरिकल या रेडियल नोड है और l वैल्यू क्या है आपकी? एंगुलर नोड है। तो वो टोटल करना है। तो आपको अगर इंडिविजुअल पूछा गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, टोटल n-1 का फॉर्मूला होगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। बस बोलो विघ्नाट। सर मेजर टेस्ट है क्या डिटरमाइन होगा? नॉर्मल टेस्ट है, आई थिंक हाउ यू आर परफॉर्मिंग कुछ डिटरमाइन वी कैन नॉट अब राइट नाउ, आई कैन नॉट से कि मतलब क्या डिटरमाइन होगा आपकी परफॉर्मेंस नॉर्मल। अगर जब सिलेबस बढ़ता जाएगा तो हाउ यू आर परफॉर्मिंग। अभी तक एक एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा था ना, एक एक चैप्टर को रिवाइज करना आसान होता है। यस सर। हाँ, जब आपके एकदम से चैप्टर्स बढ़ जाएंगे, अभी बढ़ते ही जाएंगे मतलब अब तो, ठीक है, तो फिर आपको वो पूरा रिवीजन करना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवे, ठीक, ओके, सो आई एम एंडिंग दिस पोल। स्टिल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि उनको 44 मतलब टोटल बच्चों ने जिन्होंने दिया है वो लगभग 103 है। 103 is the same number जिन्होंने होमवर्क किया है एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू दैट कि जिन्होंने होमवर्क किया है उन वो कॉन्फिडेंट है और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो यहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं या फिर उनको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी, यू कैन इजीली रिलेट टू दैट
कि ये इस बात से डिपेंड करता है कि आप होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। दैट्स व्हाई आई आस्क बोथ क्वेश्चन बिकॉज आई नो, ठीक है, कि कहाँ पे आपको ये परफॉर्मेंस दिख पाई, यू कैन कैच इट। अगर मैं केवल ये बोलूं कि जिन लोगों ने 54 बच्चे थे या फिर कितने 55 बच्चे थे जिन्होंने बोला था उन्होंने होमवर्क किया है, एंड ओनली दोस 55 हैज टू लेट्स से वोट, अभी फिर से मैं एक पोल ले रहा हूँ, उनको ही बस पोल लेना है, उन्हीं बच्चों को जिन्होंने पूरा होमवर्क किया है एंड दे फील लाइक कि अभी भी उनसे उनसे ये चैप्टर नहीं बन रहा है। आई वांट टू आस्क देयर ओपिनियन, नॉट दोज ओपिनियन जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ पोल only for those 55 students who has completely solved the paper, like exercise, and now they are feeling कि उनको ये chapter आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। So I am relaunching this poll just for only those people, okay. I think कर दिया बाकी लोगों ने, right, but I am getting only 42 votes till now. So let's say I'm ending over here this. Okay, so these are the, let's say, results. Approximately 90% people or students feel like अगर वो homework properly कर रहे हैं then they are getting the confidence. And yes, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ये chapter में दिक्कत आ रही है या वो they are facing trouble. I will always say कि ask, है ना। अगर मैं यहाँ पे 10 बच्चों के नाम जानता हूँ, है ना, जास्करन, सोहम, ऐसा नहीं है ये बहुत पढ़ने में होशियार हैं, राइट, है ना, ऐसा नहीं है टॉप कर रहे हैं, राइट, but they are very open in asking their questions, so I like that, I respect it. आप अपनी कमियां जब तक छुपाते रहोगे आप you will not learn. I can very confident कि these students are learning more who are asking their doubts, who are not building like ambiguity in their mind कि उन्हें वो आ रहा है या नहीं आ रहा है. So the good thing is, देखो ये बहुत important नहीं है कि आपने रेस कहाँ से स्टार्ट की है ना. I always say to my students like this, ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है कि आप शुरुआत में कहाँ हो. कई बच्चे, जैसे एक बच्चे ने पीटीएम में बोला था कि सर मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, शुड आई बी बॉदर अबाउट लाइक कि बाकी लोग सीबीएसई आईसीएसई वाले बहुत आगे हैं. देन आई वुड से कि यार ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है कि आपने रेस कहाँ से स्टार्ट की, आप कहाँ थे. इम्पोर्टेंट ये जब रेस खत्म हुई तो आप कहाँ थे, ठीक है. So when the final exam will happen, that time it is going to be like important कि आपने कहाँ पे अपने आप को finish किया है. And the journey from here to here is most important. And ये आसान नहीं है, इसमें simple है. आप कितने भी आगे क्यों ना खड़े हो, आप कितने भी अच्छा क्यों ना जानते हो, आपने 10th तक पढ़ा होगा, right? लेकिन अगर अब आप आगे नहीं पढ़ रहे हो, right? तो जो तुमसे पीछे हैं और जो तुमसे मेहनत कर रहे हैं वो obviously तुमसे आगे गेन हो जाएंगे, right? एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. आपको ये देखना है, ये हमेशा देखना है कि आप कहाँ स्टार्ट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. तो अब जैसे 2 चैप्टर हो चुके हैं हमारे और इन 2 चैप्टर्स में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो, राइट, ठीक है. तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप पे प्रेशर बिल्ड होना चालू होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर कि अरे यार मुझे 2 चैप्टर नहीं आते हैं या मेरा केमिस्ट्री वीक जा रहा है. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि फिजिक्स और मैथ्स आपका अच्छा जा रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो केमिस्ट्री में वीक हो रहे हैं वो धीरे धीरे मैथ्स में भी वीक होने लग जाएंगे, फिजिक्स में भी वीक होने लग जाएंगे. क्यों? क्योंकि जो बच्चे बिना मेहनत किए हुए वीक हो रहे हैं, जिनका ये चैप्टर इसलिए वीक हो रहा है क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की है, वो इनका एटीट्यूड है कि वो लेजी हैं हर चीज में. तो हो सकता है आज मेरे सामने बोल दें कि मेरा केमिस्ट्री वीक हो रहा है और मैथ्स और फिजिक्स मेरा अच्छा चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड योर फिजिक्स एंड मैथ्स इज ऑल्सो गोइंग टू सफर, ठीक है. सो ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना.
अगर आप चाहते हो कि आप दूसरे लोगों से अच्छा करना चाहते हो, देन यू हैव टू इम्प्रूव। आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब मैंने पहले बहुत अच्छा कर लिया था, है ना, जैसे युवराज सिंह बोले कि भाई मैंने तो वर्ल्ड कप जिताया है, अब मुझे टीम में क्यों नहीं ले रहे? तो नहीं ले रहे भाई, तेरी करंट फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। पिछले टाइम पे कितने झंडे गाड़े हैं, उसके लिए तुम्हें क्रेडिट मिल चुका है भाई उसका, हाँ सर, है सही ना? है एकदम। हाँ, उसका तुम्हें क्रेडिट मिल चुका है जो तुमने पहले झंडे गाड़े हैं उसके। अब जो गाड़ोगे भाई उसके कारण आगे तुम्हें मिलेगा क्रेडिट। हाँ, पिछले झंडे गाड़े हैं उसके कारण लोग उसके बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, इंप्रेशन अच्छा है, बट इट्स नॉट लाइक कि हर जगह उसे फेवर मिलता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखो। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो मुझे लगता है पूरे ये 2 साल में इंपॉर्टेंट बात होगी, जिसने अपने आप को मोटिवेट कर लिया, जिसने वो हंगर जुटा ली कि भाई मुझे पढ़ना है, राइट, मुझे दूसरों से आगे कुछ करना है। व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस, जो थोड़े से सिंसियर होते हैं वो ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रोएक्टिव नेचर, है ना। कुछ लोग होते हैं कि जब सिचुएशन आती है तो काम करते हैं, एंड देन व्हेन द सिचुएशन विल अराइज देन यू विल वर्क हार्ड। जैसे एग्जाम आया तो पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, मतलब 5 या 10% होंगे जो सिचुएशन आने पे भी काम ना करें, अरे ठीक है देखा जाएगा, लाइक दैट। ऐसा एटीट्यूड बहुत कम लोगों में होता है कि मतलब एग्जाम आ गया तब भी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं, 80 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिचुएशन पे आने पे काम करते हैं। सो दीज आर, वी ऑल आर लाइक दिस। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत है ना झंडे गाड़े, राइट, मैं भी इसी जोन में था, लाइक, ठीक है। केवल वो 5 या 10% बच्चे ऐसे हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं, और जो प्रोएक्टिव होते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये जो 80-90% है, ये जब जब मेहनत कर लेंगे तब ये ऊपर बढ़ जाएंगे, जब जब मेहनत कर लेंगे, जहां जहां मेहनत कर लेंगे। फिर ये नॉर्मल सिचुएशन आने का वेट करते हैं कि ठीक है सिचुएशन आएगी तब देखेंगे। बट ये जो, अगर आप इस जोन में आ गए, खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट करके आप पढ़ने में आ गए, इस जोन में आ गए, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट लर्निंग। आप बी इन एनी फील्ड, अगर आप बिजनेस खोलते हो उसमें भी लर्निंग है। अगर आप कल को, एक मिनट, कहीं पे किसी बड़ी कंपनी में कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे जाते होंगे, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, देन यू विल बी मेकिंग स्ट्रेटजीज, यू आर गाइडिंग दैट। तो वहां आप आगे ही चलते जाओगे, और ये नॉलेज जो आप गेन करने की जो आपकी स्किल है, हंगर है ना, कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, राइट, अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप को चैलेंज करते रहना, है ना, ये आपको आगे लेके जाएगी। ये 80-90% विल एंजॉय द लाइफ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये आगे बढ़ते जाएंगे। बट दोज, इफ यू विल गो इनटू दैट पार्ट, देन यू विल राइट हिस्ट्री। तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ मेरे बहुत सारे बच्चे इस जोन में पहुंचे, है ना। ये 5-10% वाले जोन वाले बच्चे भी इधर शिफ्ट हो जाएं। आई वांट Yes. है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं, सब आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको सिंसियर रहना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आस्क योरसेल्फ एवरी डे व्हाट यू हैव डन। मतलब मैं Again. एक सिंपल बात बता रहा हूँ, कई लोगों ने ये किया भी होगा, कर भी रहे होंगे, कई लोगों के पेरेंट्स ये हैबिट डलवाते हैं कि वो दे आस्क एवरी डे। तो आई रिमेम्बर कि जब मैं छोटा था तो मुझे ये बोला जाता था कि पूरे दिन में टू डू लिस्ट नहीं है। मैं टू डू लिस्ट में बिलीव नहीं करता। टू डू लिस्ट इज एक्चुअली, टू डू लिस्ट भी एक अच्छी चीज है ना, टू डू लिस्ट भी अच्छी चीज है, बट मैं उसमें बिलीव इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे रिग्रेट ज्यादा होता था, क्योंकि मैं कर कम पाता था, है ना। मैंने मान लो बोला कि 10 टारगेट बनाए, राइट, और मेरे 2 ही टारगेट अचीव हुए, तो देन आई विल ऑलवेज फील यार मेरे से 2 ही नहीं रहे, राइट। सो आई डोंट मेक टू डू लिस्ट। व्हाट आई डू इज I every day visualize what I have done today. बस केवल इतना, क्या मैंने आज कुछ अच्छा किया, क्या मैंने आज का होमवर्क कर लिया, राइट। I always said कि I'm not those in 5 to 10% स्टूडेंट्स, है ना। ये 5 to 10% होता तो मैं शायद यहाँ नहीं होता, राइट। I would be having more passionate hunger, or I would be doing something else. But I am in this zone जो 80 to 90% है। We are very sincere, टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं, राइट, और मेहनत करते रहते हैं। अब अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें अच्छा करना है। कभी कभी डाउन हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सिंसियर। सो आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ कि मैंने होमवर्क कर लिया पूरा या नहीं। जैसे मान लो मैं अगर स्टूडेंट हूँ, या मैंने ये काम कर लिया, आज मैंने क्या किया। इफ आई हैव नॉट डन समथिंग, है ना, इन होल डे, then I will say कि I have not done anything. This is a realization कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा।
ठीक है, दिस इज अ रियलाइजेशन विच विल प्रोपेल मी और मोटिवेट मी फॉर नेक्स्ट डे कि मुझे इसको कंपनसेट करना है यार कैसे भी करके. अगर मैं नहीं करूंगा तो ये पाइल अप होता जाएगा, मैं पीछे होता जाऊंगा. सो दिस sheer realization is also very important which will motivate you. यार थोड़ा तो काम कर लो. मान लो तुम अपनी डायरी में ये लिख रहे हो बस कि बस इतना लिखो कि तुमने क्या किया आज पूरा, हाउ योर डे वाज, है ना. तुमने आज पूरे दिन में क्या किया. 15 क्वेश्चन फिजिक्स के किए, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के किए, एक रिवीजन केमिस्ट्री के चैप्टर का किया, है ना. मैथ्स के 50 क्वेश्चन कर लिए, लिख लो. जिस दिन आपने नहीं किया, 2 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए, पढ़ा नहीं, मस्ती मारी, ये भी लिख लो. ये ऐसा नहीं है कि इससे कोई तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ने वाला है ना, तुम्हें छोड़ के, मतलब राइट. तो इससे क्या होगा, एक रियलाइजेशन मिलेगा. अच्छा ठीक है यार, कल नहीं पढ़ा था, आज पढ़ लेता हूँ. मान लो कल भी तुमने नहीं पढ़ा, कल भी 2 ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यही पढ़े, राइट. देन इट इज गोइंग टू बिल्ड. ये कभी तो तुम्हें किक करेगा यार कि अब तो पढ़ लो भाई, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, राइट. एंड यू कैन सी द एंड वन ब्यूटीफुल थिंग इज, अगर आप थोड़े से सिंसियर हो, थोड़ा सा अगर आप अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हो, है ना, तो यू कैन मेक अ स्ट्रेटजी लाइक गेम्स. मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने जब अपने कॉलेज टाइम को, मतलब कोचिंग टाइम को पढ़ा था, तो मैंने एक लेवल्स बना रखे थे गेम्स काइंड ऑफ सिचुएशन कि मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए तो ये लेवल 1 मेरा अचीव हो गया. मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए तो मेरा लेवल 2 हो गया. लेट्स सी हाउ मेनी लेवल्स आई कैन क्रॉस इन ए सिंगल डे. सो ये मेरा लेवल 3 हो गया है. मतलब ये मेरे स्टेजेस हैं, वॉट एवर यू कैन फील लाइक. तो मैंने आज कितना कर लिया. जब भी मैंने अपने आप को चैलेंज कर रखा था, जब भी मैं 40 क्वेश्चंस लेट से कर लेता हूँ तीनों में, है ना, मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा. देन आई विल सेलिब्रेट. ठीक है. तो इससे क्या होता था, इससे मेरे को इंटरेस्ट बना रहता था उस चीज में. सेलिब्रेट मैं जरूर करता था, जैसे मुझे कुछ भी खाना है, क्या कुछ देखना है, या क्रिकेट खेलना है, वॉट एवर योर एम्बिशंस आर, राइट. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन सेलिब्रेट. तो ये क्या हो जाएगी, एक गुड मेमोरी भी हो जाएगी, राइट. एक फन पार्ट भी हो जाएगा कि यार यू कैन बिल्ड योर, लेट्स से. तो ये एक स्ट्रेटजी है. आई एम नॉट सेइंग कि ये सबको करनी चाहिए. आई एम सेइंग कि जिनसे हो सकती है वो कर सकते हैं, और भी नई स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं. पीपल कैन फाइंड न्यू स्ट्रेटजी कि यार मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा. अगर आप, मेरा हाईएस्ट लेवल क्या था, अरे जब व्हेन आई लेट्स से रिवाइज एवरीथिंग, तो कभी कभी मैं 150 to 180 क्वेश्चंस कर लेता था, यहाँ तक पहुंच जाता था. आई वुड बी एबल टू सॉल्व. ये डिपेंड भी करता है ना आप किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, है ना. टफ कर रहे हो, इजी कर रहे हो, डजंट मैटर. और सर कौन से सब्जेक्ट के केमिस्ट्री में उतना टाइम नहीं लगता एज कंपेयर टू मे बी मैथ्स. राइट. तो मैंने वही बोला ना, आप अपने बेसिक एक मन में सेट कर लो. मतलब आप यू कैन बिल्ड अ बेसिक लेवल के एवरी डे. मैं जब सोने जाऊंगा तो मैं 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन ये मैं सॉल्व करके ही जाऊंगा. ये दिस कुड बी योर बेसिक लेवल. अगर आप ये भी एवरी डे करते गए, राइट, तो अभी आपके पास आने वाले हैं कम से कम 400 डेज, 400-500 डेज हैं अभी लगभग आपके पास एग्जाम से पहले. एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व 5000 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर. इतना तो सिखाई जाएगा यार, जो ये 5000 क्वेश्चन के आपसे, है ना, मिनिमम लेवल पे भी जाते हो तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो. ठीक है. तो ये एक्चुअली मैं चाहता हूँ, राइट, कि ये आप करो, इसमें थोड़ा मोटिवेट रहो, अपने आप को चैलेंज करो, राइट. ये जो 2 साल हैं इनमें ये सब ट्रिक बहुत ज्यादा काम आएंगी, है ना. अपने आप को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टाइम कोई मोटिवेट नहीं कर सकता. जैसे आज मैंने ये बातें कर ली, हो सकता है आज आप पॉजिटिव फील कर रहे हो कि हाँ मैं ये करूंगा, लेकिन ये टीचर कितने दिनों में बात कर पाएगा. 1 महीने में 1 बार, मान लो 1 महीने में 2 बार, है ना, राइट ना. यस. इससे ज्यादा हम क्या बात करेंगे आपसे कि आप पढ़ो, Yes, sir. है ना. लेकिन आपको बाकी दिन तो आपको ही मोटिवेट होकर रखना है, राइट. तो वो आपको चाहिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आप ध्यान रखना. एंड वी विल मूव ऑन. यस सर मेरे पास एक क्वेश्चन है. मतलब यूजुअली सब लोग बैठ के रात को पढ़ते हैं ना, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि सुबह उठ के कैसे पढ़ेंगे, सुबह, क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आती. अगर सपोज हमें रात को पढ़ना नहीं होता, बट तभी भी रात को नींद नहीं आती, तो सुबह उठ के कैसे पढ़े हम, ताकि वो एक हैबिट बन जाए. हाँ, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि देखो यार, टाइमिंग जो है ना वो आप पे मैं छोड़ दे रहा हूँ.
मैंने देखा है कि कई बच्चे रात में भी बहुत पढ़ लेते हैं। मतलब पर्सनली मैं अगर बोलूँगा तो रात में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि सब लोग सो जाते हैं, थोड़ा पीस रहता है, और सुबह उठ के पढ़ने में थोड़ा मेहनत लगती है। मतलब आपको जल्दी जगना पड़ता है। एक बार क्लास है तो आप जैसे अगर मान लो 2 बजे तक भी पढ़ लिए और आपकी क्लास 8 बजे, तो आप उठ ही जाओगे, है ना, 7:30 पे। यहाँ आपकी जो स्लीपिंग आवर्स है वो 5 आवर 30, लाइक 5.5 आवर हुआ, 6 आवर हो गया, किसी ने 1 बजे तक पढ़ा, जो भी है। तो यहाँ पे आपको कंपल्सन है तो आप उठ जाओगे, राइट। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि आप थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं, तो वो रात में पढ़ लें, अच्छा है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा डिजायरेबल टाइम होता है कि आप सुबह 1 या 2 घंटे पढ़ लो क्लास आने से पहले। दिस इज द लाइक मोस्ट डिजायरेबल थिंग, है ना। तो अगर मान लो आप 12 बजे भी सो रहे हो, तो वो 6 बजे उठना या 7 बजे उठना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। कि आप यहाँ पे उठ गए और फिर आपने पढ़ लिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप उठते हो तो आप ब्लैंक होते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुबह उठने के बाद 15-20 या आधे घंटे तक दिमाग में कुछ घुसता है, राइट। ठीक है भी, और जिनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है उनका तो और भी दिमाग में घुस नहीं रहा होता है। राइट सर। तो फिर यहाँ क्या है ना, सबसे ज्यादा डैमेज यही है ना। अगर आप सीखो समझोगे ना, अगर ध्यान से देखोगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है इन क्लास, नॉट योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, राइट। सेल्फ स्टडी के बिना आपको वो आएगा ही नहीं, राइट। बट जो सबसे ज्यादा लर्निंग है वो है इन क्लास। अगर आपकी क्लास में अटेंशन अच्छी है, यू आर फ्रेश दैट टाइम, एंड आपने मान लो पीछे का भी थोड़ा रिवाइज कर लिया है, राइट। थोड़ा सा आपने रिवाइज कर लिया, जैसे मैंने बोला कि अगर आप 6:30 तक उठ रहे हो और आपने बस 1 आवर में 20 मिनट्स भी लास्ट लेक्चर देख लिया कि फिजिक्स में क्या पढ़ाया था सर ने, केमिस्ट्री में, और मैथ्स में क्या पढ़ाया था, देन यू नो द फॉर्मूला। मतलब जब सबने सर ने क्वेश्चन लिखा तो तुम्हें क्वेश्चन में फॉर्मूला पीछे देखने की जरूरत नहीं है, यू विल स्टार्ट टू सॉल्व। जबकि बाकी सब लोग क्या कर रहे होंगे, वो पीछे फॉर्मूला ढूंढ रहे होंगे कि क्या है, then obviously they are going to be slow. So this is going to build a confidence कि यार हाँ मुझे आज का चैप्टर अच्छा समझ में आ गया, है ना। क्योंकि आपने को 20 मिनट भी 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले ही रिवाइज कर चुके हो। जिस दिन क्लास हुई थी उस दिन आपने रिवीजन कर लिया, तो ये 20 मिनट्स में तो आप पूरा एक लेक्चर पढ़ ही लोगे। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, करेक्ट। हाँ सर। हाँ सर। कोई कर रहा है ऐसा, कोई है जो ये सब काम कर रहा है? कोई तो होगा, देखो 2-4 बच्चे तो ऐसे होते ही हैं जो सुबह लेक्चर नोट्स पढ़ लेते हैं। सर मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ। हाँ, तो वो भी मतलब अच्छी बात है, राइट। तो जो लोग सोने से पहले पढ़ रहे हैं वो उनको भी याद रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये मैंने देखो अनुष्का भी कह रही है, राइट। सर सेम सोने से पहले। हाँ, कई लोग पढ़ते हैं। मैंने बोला कि देखो अगर ये तो मोस्टली उन सब लोगों के लिए जो उठ नहीं पाते हैं, है ना। और ये फिर वही बात है, ये इसमें एक थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, राइट। आपको पता है अगर आप 2 बजे तक भी पढ़ लोगे यहाँ पे, है ना, 2 o'clock तक, तो यहाँ पे 8 बजे आपको उठना ही है, यू हैव नो, तो वो हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप उठ जाओगे, आप काम कर लोगे, तो ये एक तरह से गेन हो गया। मतलब अगर आप 12 बजे सोते और फिर 8 बजे उठते, राइट, है ना। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो यहीं पे सोते हैं यहीं पे उठते हैं। कई ऐसे भी होंगे जो 10 बजे या 11 बजे भी सोते होंगे, वो भी यहाँ पे 8 बजे ही उठ रहे होंगे, है ना। उनकी आंखें खुल नहीं रही है। तो इन ऑल दोज स्टूडेंट्स यू आर गेनिंग मोर, क्योंकि तुम्हें टाइम है, तुम्हें टाइम ज्यादा मिल रहा है, यू आर पुशिंग योरसेल्फ, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ तक। तो एक एडवांटेज है इस चीज का। लेकिन अगर आप इस चीज को इसमें रिफ्लेक्ट कर लेते हो, यहाँ पे 6 o'clock तक या 6:30 तक आप उठ जाते हो, देन इट इज गोइंग टू बी बेटर। बट ये डिफिकल्ट है, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, घर वालों का सपोर्ट चाहिए, उठाना चाहिए, है ना, कि मतलब उठा दें वो, राइट। तो देख लो यार, ये मैं पढ़ाई को देखे तो डेली कितना आवर्स सोना चाहिए, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से 6 to 7 hours सफिशिएंट होते हैं। आप सो लो 6 to 7 hours, इट्स गुड। आप इसके अलावा भी अगर सोना चाहो तो बीच में आप दिन में सो सकते हो थोड़ा बहुत, राइट। सर लेक्चर के बाद आधे 1 घंटा तो सोते ही है ना, सब लेक्चर्स के बाद। हाँ, मतलब मैंने वही बोला, राइट। सर हाँ सर, आप जब छोटे थे मतलब स्टूडेंट थे तो आपको बैकलॉग नहीं होता था कभी? यार बैकलॉग क्यों नहीं होगा, तो फिर आप कवर कैसे करते थे उसको? अगर मैंने एक बात देखी, अगर आप
अगर आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट, अगर आप जैसे पढ़ रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जो देखो जो डिफरेंस है ना वो सब कॉन्फिडेंस और आपके हार्डवर्क का है। मतलब हार्डवर्क से ही कॉन्फिडेंस आता है, मतलब बिना हार्डवर्क के जो कॉन्फिडेंस है वो बेकार है। मतलब अगर वो किसी में आ रहा है तो वो या तो भाई अपने 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 आप को बहुत ही अच्छा समझता है। तो जनरली जो हार्डवर्क से जो कॉन्फिडेंस आता है वो ड्राइव करता है आपको काम करने के लिए। जैसे मैं एक कंडीशन बोलूंगा कि यार जब आप पढ़ रहे हो राइट है ना, तो आपको लगता है यार सब काम आप सॉल्व कर लोगे, सब हाथ हो जाएगा आसानी से, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बिकॉज यू आर इन रिदम। जैसे मैं आपको बोलूं कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे राइट, तो शुरुआत में आप तो स्लो थे आप है ना, शुरुआत में जब मान लो आपका बोर्ड में एग्जाम जब था तो शुरुआत में आप स्लो थे, लेकिन जब एग्जाम का 1 या 2 दिन बचा था तो आपने सेम पूरा रिवीजन आपने 1 दिन में या 2 दिन में कर लिया होगा है ना, बिकॉज यू आर एबल टू गेट फास्टर, बिकॉज आपने यहाँ पहले मेहनत करी है हाँ। तब आप यहाँ पे फास्ट हो गए। तो यही हमारे साथ भी होता है, जैसे जैसे आप तैयारी करते जाते हो, रिवीजन करते जाते हो, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो, तो शुरुआत में आप स्लो होगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कई लोग यहाँ पे भी बहुत बड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि सर मेरे से एक क्वेश्चन 15 मिनट में हो रहा है, अब बताओ मैं क्या करूंगा। अरे कोई बात नहीं, 15 मिनट में हो तो रहा है, ये उससे बेटर है। अभी आपसे अगर मान लो क्वेश्चन नहीं होता तो इससे ये बेटर है ना, लेकिन आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस है और आप लगे रहोगे तो आप ये क्वेश्चन बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होना है। सो देन यू आर गोइंग टू स्लाइटली डिक्रीज योर टाइम टू 3 मिनट 2 मिनट्स व्हाटएवर। ठीक है, कई बार होता है ना मैथ्स के क्वेश्चन आपने गलत अप्रोच ले ली तो फिर ये 15 मिनट से 20 मिनट भी हो जाता है, लेकिन एक बार आपको अप्रोच पता चल गया, आप दोबारा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 3-4 मिनट में हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जब यहाँ मेहनत करोगे, जैसे मैंने एक पहले एग्जांपल दिया था कि जब आप एक जगह से अपने घर में एक जगह, अपनी सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के 10 रास्ते जानते हो, तो आपको पता है सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है। लेकिन अगर आप जानते ही नहीं हो, आपने इधर मेहनत ही नहीं करी, आपने ये एक्सप्लोर ही नहीं किए रास्ते है ना, तो फिर आप नहीं जानते शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है। तो आप स्मार्ट वर्क तभी कर सकते हो जब आपने पहले हार्ड वर्क कर रखा हो। नाउ देन यू नो कि कहाँ पे मुझे है ना आसानी से ये निकल जाना है, ये वाला मेथड नहीं लगाना है। कई बार होता है ना मैथ्स में भी कि 2 मेथड है, एक मेथड लंबा है एक छोटा है राइट। टीचर तुम्हें बहुत सारे ट्रिक्स बता देते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं रियलाइज करोगे, खुद नहीं उन रास्तों से जाओगे कि अच्छा ये लंबा क्यों है, ये वाला मेथड क्यों नहीं करना है, तब तक तुम्हें इसकी ब्यूटी नहीं पता चलेगी है ना, राइट। इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे आपकी रिदम बनती जाएगी आप अपने आप फास्ट होते जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ ठीक है मेरे से हो जाएगा राइट, अगर आपकी रिदम अच्छी है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने बोला था शुरुआत में, आपको बोला गया है कि आपकी रिदम बन जाए, ज्यादा आपसे टफ क्वेश्चन नहीं हो, धीरे धीरे आपसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाए आप लोगों का, कि आपको लगे हाँ हो जाएगा हमसे, अगर हम इतना पढ़ते रहे है ना। अब जैसे आपने जितना अभी तक पढ़ा है, 2-2 चैप्टर हमने पढ़े हैं, काफी बड़े बड़े चैप्टर्स है ना। हाँ। मैथ्स में भी हमने पढ़ लिया, तो ये शायद इतना ही सिलेबस आपका 10th में होगा आई थिंक, जितना अभी तक हमने पढ़ा है राइट। हाँ इससे ज्यादा था। हाँ सर, 10th में जितना नोटबुक भरा था उससे दुगना भर गया अभी तक। हाँ सर, सही बात है। हाँ सर, वो सब पढ़ने में आपको 1 साल लग गया और अभी आपको वो हमने 2-3 महीने में ही पढ़ा दिया है। और अभी अगर मैं आपसे बोलूंगा कि वही 2 चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि इन्हीं 2 चैप्टर का रिवीजन किया है और आपने सिंसियरली एक्सरसाइज करी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 2 दिन से ज्यादा लगेंगे, 2 या 3 दिन बस। ठीक है, अगर आपने सिंसियरली एक्सरसाइज की है तो आप 20-20 25-25 क्वेश्चन हाईलाइट करके सॉल्व कर लोगे। ठीक है यार, मूल कॉन्सेप्ट के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैंने, 25 मैंने एटॉमिक की कर लिया, हो गया काम। इसीलिए क्वेश्चन मार्क करना भी बहुत जरूरी होता है। मतलब लंबी लड़ाई के लिए, ये बहुत लंबी लड़ाई है ना, तो हर स्टेप पे प्लानिंग इंपॉर्टेंट है कि मुझे कैसे स्मार्ट वर्क करना है राइट। तो भी बोलते हैं कि यार जैसे मान लो आपने एक्सरसाइज की और आपको लगता है कि कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन अच्छा है, टिक मार्क करके स्टार मार्क करके रखो कि ये क्वेश्चन अच्छा है, मुझे ये करूंगा तो मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन करूंगा तो मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो सब्सिक्वेंट रिवीजन होते हैं, जैसे रिवीजन के भी बारे में मैं बोलूं कि पहला रिवीजन तो है लेक्चर नोट्स रिवाइज करना राइट। आपका क्लास हो गया, उसी दिन आपको लेक्चर नोट्स पूरा रिवाइज करना है, उसमें देखना है कि कौन सी बात नहीं समझ में आई। यू कैन अंडरलाइन, यू कैन यूज डिफरेंट कलर ऑफ पेन,
कि मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, आई विल आस्क, है ना, मैं सर से पूछ लूंगा ये वाला क्वेश्चन, या फिर मैं पुराना लेक्चर देख लूंगा, जो भी है, वॉट एवर इज द पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आपने ये हाईलाइट कर लिया। मुझे लगता है कि अगर आप जब दोबारा रिवाइज करते हो तो वो थोड़ा दिमाग में परमानेंट हो जाता है कि ठीक है थोड़ा सा। फिर आपने उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आपका जो होमवर्क है आपने ट्राई करना चालू किया, तो जो आपने पढ़ा था वो आप जल्दी कर पाओगे क्योंकि आपको अभी फॉर्मूले पता है। जो इस स्टेप को स्किप करके यहाँ पहुंचता है उसके ब्रेक लगते रहते हैं, है ना। जो रिवीजन बिना करे सीधे क्वेश्चन पे टूटा कि अरे यार आज का लेक्चर तो बहुत अच्छा समझ में आया, आज तो मैं सब फोड़ दूंगा, पता चला यहाँ पे ब्रेक लगना चालू है ना। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपने सॉल्व किया और आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है, तो आपका ब्रेक लग रहा है, आपसे नहीं, इसलिए मिस्टेक हो रही है, और फिर वो बिल्ड करता है इरिटेशन कि यार मेरे से तो 1 घंटे में 5 ही क्वेश्चन हुए, बस मुझे ये चैप्टर तो अच्छा आता था। एंड समवेयर डाउन द लाइन इट आल्सो गिव्स यू, है ना, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाता ये वाली चीज, कि आपको ये फेथ ही नहीं होता कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह आ रहा है। ठीक है, हालांकि आप छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो, इसलिए मिस्टेक्स कर रहे हो। तो सबसे पहले है ना, पढ़ने का तरीका यही है, पहले नोट्स रिवाइज करो, फिर ट्राई टू, अगर आपको कोई इलस्ट्रेशन वगैरह पढ़ने हैं, अगर आपको लगता है आपका अभी भी अंडरस्टैंडिंग बड़ा अच्छा नहीं हुआ है, देन यू कैन सॉल्व इलस्ट्रेशन, और यू कैन डायरेक्टली गो टू एक्सरसाइज एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, एवरी डे, है ना, एवरी टाइम जब भी कोई तुम्हें अच्छा क्वेश्चन मिले जो तुम्हें लगे कि तुम, जरूरी नहीं है वो तुमसे बन गया हो, नहीं बना हो। कई बच्चे सोचते हैं कि जो नहीं बने वही क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बन गए हो लेकिन वो आपको पूरी इमेज दे जाएंगे। जैसे मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मैंने जो भी 4-5 क्वेश्चन कराए थे उनमें एक क्वेश्चन मैंने हाईलाइट कर दिया कि मैं ये एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरा पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवाइज हो जाएगा। मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा तो मुझे पूरा वो ग्राफ और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिवाइज हो जाएगा। ऐसे अगर आपने हाईलाइट कर लिए क्वेश्चंस, आपने 15-20 क्वेश्चन हाईलाइट कर लिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोबारा से वही 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपका चैप्टर खत्म, आपको कुछ और नहीं करना है। तो सेकंड रिवीजन में क्वेश्चन ये आपके सॉल्व हो गए, राइट। फिर जो सब्सिक्वेंट रिवीजन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो दिस ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चन। आपको बस नोट्स तभी पढ़ने हैं जब आप कहीं फंस जाते हो। जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आया, आपने आंसर देखा, ए आंसर है, आपका आंसर बी आया, देन नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ट्रबल शूट ना कि ये ए कैसे आया, है ना। देन यू विल चेक योर नोट्स, तो आपको वो धीरे धीरे आता रहेगा, बस तभी आपको नोट्स देखने हैं। दोबारा ऐसे दोबारा रिवाइज नहीं करने बैठ के कि अच्छा चलो अब एग्जाम है, अब क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अब ये बस, है ना, पूरे नोट्स रिवाइज करते हैं। ये 10 तक चलता है कि बैठ के आप नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, आपको क्या करना होता है, नॉर्मल एग्जाम्स में आपने ये हाईलाइट कर लिए क्वेश्चन 10, 15, 20 जो भी है, बस उन्हीं को आप सॉल्व कर लो। कुछ आप इधर उधर देख लो, आपको लग रहा है अच्छा ये कर लिया, अभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, देन यू कैन सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, दैट्स इट, मूव ऑन, खत्म हो गया आपका रिवीजन। तो इस तरह से रिवीजन करते रहो। राइट, ओके सर। ठीक है, तो ये सब बातें छोटी छोटी मेथड है जिसमें आप थोड़ा एक्सेल जल्दी कर सकते हो बाकी लोगों से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन। ठीक है, यस बोलो विघ्नाथ बिना अनिकेत। नॉट एबल टू फॉलो टाइम टेबल, एंड अगर पढ़ने का मन ना करे तो कैसे मोटिवेट करें खुद को। एंड सर एग्जाम्स में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। 3 देखो, मैंने फिर पहले ही बोला कि टाइम टेबल फॉलो ना होना ये कोई वीकनेस नहीं है। मतलब मैंने तो आज तक टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया था, मैं पढ़ता था, है ना। ये मेरा मेन एम ये था कि मुझे 10-20 जो भी क्वेश्चन है वो करने हैं। आई हैव टू गिव माई बेस्ट, राइट, आई हैव टू ट्राई, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। और देखो हर दिन आपका अच्छा ऐसा नहीं है सबसे बढ़िया होगा। आप लोग क्या करते हो ना, इमेजिन करते हो कि आप बेस्ट परफॉर्म करोगे एवरीडे, ऐसा नहीं हो सकता। यू आर नॉट ए राइट लाइक ए रोबोट, है ना, कि आप हमेशा बेस्ट ही परफॉर्म कर रहे होगे। किसी दिन आपका बुरा दिन आएगा, किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा होगा, एंड ऑल दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इसमें गिल्ट फील नहीं करना है कि यार आज तो पढ़ा नहीं। अगर आप सिंसियर हो अपनी अप्रोच में और आप जानते हो, सब बच्चे अपने आप को, देखो तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, मैं एक बात बता दूं, ठीक है। आप अपने आप को पिछले लास्ट 15, 16, 17 ईयर से देख रहे हो, और अगर आपकी मेमोरी थोड़ी बहुत, मैं बोलूँ पहले 7-8 साल ठीक नहीं थी, तो आप पिछले
कम से कम 7 या 8 सालों से अपने आप को जानते हो, मतलब आपको कोई और जाने उससे बेहतर आप अपने आप को जानते हो कि आप कितना कर लोगे, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आपकी वीकनेस क्या है, आपको नींद जल्दी आ जाती है, आप पढ़ते पढ़ते खो जाते हो, राइट? ऐसे बहुत सारे होंगे, सबको अपने अपने बारे में पता होगा कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, राइट? ना यू नो दिस, देन यू नो कि यार उस पर मुझे वर्क करना है, राइट? बिकॉज when we know the mistake, then only we can find the solution. When we don't know the mistake, when we don't accept the mistake, there is no solution. क्योंकि हमें कमी लगेगी ही नहीं, जब हमें कभी लगेगी नहीं तो हम उसको improve भी नहीं करेंगे, right? So all of you know yourself better than anyone else, है ना? तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें उतना नहीं जानते जितना तुम अपने आप को जानते हो, हालांकि वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अंदर की फीलिंग है ना, कौन कितना शरारती है, कौन केवल दिखाने के लिए पढ़ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है ना, कुछ टाइम मैंने तो किया है, मतलब मैं ऑनेस्टली से कि कुछ टाइम ऐसा था कि मुझे पढ़ना नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले डांट रहे हैं तो मैं बैठ के किताब खोल के बैठा हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ऐसा हुआ है। सो यू नो योर वीकनेस, यू नो योर मिस्टेक्स। द थिंग इज एक्सेप्ट इट, डोंट फील गिल्ट अबाउट इट, क्योंकि सबके अंदर हैं थोड़ी कमियां। ट्राई टू इम्प्रूव इट, बस हमको उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। एंड कोशिश इटसेल्फ इज गोइंग टू गिव यू कि मतलब जो आप अगर आप सोच ही नहीं रहे थे और आप ट्राई नहीं कर रहे थे, तो मान लो आप इस लेवल पे थे, तो आप थोड़ा तो पॉजिटिव पहुंच ही जाओगे ना। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, राइट? सो बी हैप्पी इन दैट पार्ट। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर लेट्स से मिस्टेक्स, उनको एक पॉजिटिव वे में लो। अपने आप में क्वेश्चन पूछते रहो कि मुझे ये क्यों करना है, मेरा ड्रीम क्या है। दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर। हमेशा यही होते हैं कि यार आदमी सोचता है ना कि यार मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, लोग मुझे जानेंगे, एंड दीज आर द बिगेस्ट मोटिवेशन। जब तक कोई आदमी किसी के पीछे पड़ा हुआ है और उसे फोर्स कर रहा है, तब तक वो कुछ नहीं बन सकता, है ना? जब तक मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ, है ना, तो हमारे घर में तो ऐसे बोलते थे कि यार चलने वाली गाड़ी बनो, है ना, धक्के वाली गाड़ी नहीं बनो, राइट? कि मतलब जब तक तुम्हारे घर वाले धक्का लगा रहे हैं तब तक तुम चल रहे हो, खुद से चलो। तो ये धक्के वाली गाड़ी बस एक टाइम तक बस आगे बढ़ेगी, उसके बाद धक्का लगना बंद, वो वहीं अपनी लाइफ में वहीं पे सेटल। तो ये है, सबके साथ होता है ये प्रॉब्लम। तो यू जस्ट हैव टू कीप आस्किंग योरसेल्फ कि तुम्हें ये क्यों करना है, व्हाई यू वांट टू डू दिस, क्या करोगे आगे चल के, व्हाट इज योर ड्रीम्स, व्हाट इज योर पैशन, है ना? पैसा कमाना है तो ये भी एक पैशन हो सकता है कि भाई मुझे बहुत पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि मतलब मैं गिन ना पाऊं, है ना? तो ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है। बस मोटिवेशन जिंदा रखो, राइट, कि मुझे ये करना है, ठीक है? हमेशा यही एक चीज है जो आपको ड्राइव कर सकती है, और कुछ नहीं ड्राइव कर सकता, कि तुम्हें कुछ करना है, बाकी कोई और। क्योंकि मैं एक बात और बोल दूं कि यार आपने देखा होगा कि दिस इज अ वेरी लेट्स से प्रैक्टिकल सिचुएशन, कि तुम्हारी सक्सेस और तुम्हारी फेलियर तुम्हारी अपनी है, ठीक है? दिस इज सेड इन दंगल मूवी, है ना, कि वो आमिर खान कहता है कि बेटा तुम्हें पापा नहीं आएगा बचाने, है ना, हर जगह तुम्हें खुद लड़ना है। सो द सेम थिंग आई वांट टू रिपीट, कि तुम्हारी सक्सेस एंड तुम्हारी फेलियर तुम्हारी खुद की अपनी है। आज तुम सक्सेस हो जाओगे, राइट, तो तुम्हारे घर वाले जरूर तुम बहुत खुश होंगे, बट दिस सक्सेस इज गोइंग टू लीड अ वेरी हाई हैप्पी लाइफ फॉर यू, नॉट फॉर योर फैमिली, है ना? मतलब वो तो क्या है यार, तुम जब सक्सेसफुल होगे 30-40 साल के होगे तो वो 20-30 साल और जी लेंगे, लेकिन वो 40 से तुम्हारा 70-80 जितने भी तुम जिंदा रहोगे वहां पे तुम करोगे। और फैमिली में भी जो लोग हैं, मतलब कि मैं थोड़ी सी एडवांस बात कह रहा हूँ, मैच्योर बात बोल रहा हूँ, कि यार लोग, अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप कितने लोगों का की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे? ज्यादा अपने पेरेंट्स की, है ना, ज्यादा अपने पेरेंट्स की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, आप उनके साथ रह लोगे। कई केसेस में तो वो भी नहीं होता, है ना, पेरेंट्स रहना ही नहीं चाहते, वो अलग रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, राइट? या फिर कोई पर्सन, है ना, सेटल नहीं हो पाता। तो आप अपने मम्मी पापा का एग्जांपल ले सकते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, ज्यादा पेरेंट्स की मदद कर दे रहे हैं क्या? तुम्हारे मम्मी पापा अपने भाई बहनों और उनके बच्चों की फीस और उनकी ट्रिप्स स्पॉन्सर कर रहे हैं क्या, कि वो कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, राइट, उनके कपड़े कैसे आएंगे? नो ना, कोई नहीं करता, है ना? तुम्हारे मम्मी पापा पेरेंट्स को देख लेंगे, बाकी भाई, उनका जो भाई है, उनके जो बच्चे हैं, उनको कोई नहीं देखेगा।
सो द सेम थिंग अप्लाइज टू यू ऑल्सो, कि जब आप आगे बढ़ोगे तो आपकी जो फैमिली होगी, राइट, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम। अगर आप सक्सेस होगे तो आप उनको अच्छी लाइफ दे पाओगे, यू कैन एंजॉय। अगर आपको घूमने जाने का मन है तो आपको किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना है, किसी से पैसा नहीं मांगना है, आपके पास है, आप जाओ करो जो भी करना है, राइट, यू आर लिविंग ए इंडिपेंडेंट हैप्पी लाइफ। तो एक टाइम तक तुम्हारे भाई बहन जो भी है, अगर वो सक्सेसफुल भी है तो तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे सकते हैं, पॉकेट मनी दे सकते हैं। मान लो किसी का भाई अभी इंजीनियर है, तुम अभी स्टूडेंट हो, तो तुम्हें वो दे देगा पैसे, राइट, एक टाइम तक, 5 साल 10 साल बस थोड़े बहुत पैसे देता रहेगा, उसके बाद नहीं। सो ऑल योर सक्सेस एंड फेलियर्स आर योर्स ओनली, so choose wisely what you want to do, whether you want to choose success or you want to choose failure, because your action will decide whether you are going to be a success or you are going to be a failure for your whole life. फेलियर का मतलब ये नहीं कंप्लीट फेलियर, फेलियर का मतलब है कि सक्सेस को भी नहीं ले पाना या सक्सेस को लेके उसको स्टेब्लिश नहीं कर पाना, मेंटेन नहीं करना, ये भी एक फेलियर ही माना जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आई होप ये बातें क्लियर हो रही हैं दिमाग में और इनसे आप लोग मोटिवेशन लोगे। यस सर। सर वो क्वेश्चन कौन से छोड़े उसके बारे में? यार क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो देखो हर पेपर की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। जैसे मान लो तुम इमेजिन करो कि इंडियन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में जाना हो तो स्विंग बॉलिंग के खिलाफ प्रिपेयर होना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करने जाना हो तो बाउंस के लिए करना पड़ेगा, इंडिया में अगर खेलना हो तो स्पिन को देखना पड़ेगा। Similarly, the exams are also having different strategy. Mains exam में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, ठीक है, मेंस एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, बट वहां पे एक्यूरेसी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर गोइंग टू बी प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, मेनली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो इसका मतलब है स्पीड अच्छी होनी चाहिए। नाउ इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आया, छोड़ो, है ना, लीविंग। जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, मतलब दिस इज द स्ट्रेटेजी कि आपको क्वेश्चन पढ़ा नहीं आया, डू नॉट लिंगर अराउंड और ड्वेल अराउंड कि यार इसको मैं सॉल्व कर लूं। आप वापस आओ दोबारा, हो सकता है तब आपसे सॉल्व हो जाए। कई बार क्या होता है कि दिमाग में बहुत सारे आइडियाज चलते रहते हैं, उस टाइम पे क्लिक नहीं हुआ, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही चीज क्लिक हो जाती है, राइट। तो ये जो अपना माइंड है ना, वो सुपर कंप्यूटर की तरह है। मान लो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको ये अभी नहीं आया, आप मूव ऑन हो गए, आगे चले, पर इसकी प्रोसेसिंग रुकी नहीं, वो धीरे धीरे चलती रहेगी बैक ऑफ द माइंड। आपको नहीं पता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चलती रहेगी। तभी तो होता है ना, जब घर आते हैं तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा हुआ है कि पेपर में नहीं बने, लेकिन घर आके बन गए। और घर आके आपने ऐसा नहीं है नोट्स देख लिए हो ना, आपने ऐसा नहीं है कि नोट्स देख लिए हो आपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कभी कभी तो रास्ते में ही बन जाता है, बस पेपर छोड़ा और बनता है। राइट क्योंकि पेपर छोड़ा और बन जाता है सर। वो प्रोसेसिंग चलती रहती है आपकी, है ना, तो आपको रिकॉल आता रहता है, लेकिन आपके पास टाइम इतना था ही नहीं कि आप दोबारा आके देख पाते, तो इसीलिए वो पेपर फिर रास्ते में और घर आके बन रहा होता है। तो करना क्या है, लीव करना है। जितना जल्दी छोड़ोगे उतना बाद में वापस आने का टाइम मिलेगा। तो मेंस की स्ट्रेटजी जो है वो ये है, चूज सिंपल क्वेश्चंस, लीव डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है सर। ये सब आप जब मेंस आने वाला होगा तभी बताओगे ना? मैं सब बताऊंगा। तब तक तुम खुद ही इतने मैच्योर हो जाओगे, राइट। हम लोग इतनी बार तुम्हें इतनी बातें बता चुके होंगे कि तुम सुन चुके होगे कई सारी बातें, सो डोंट वरी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि जितनी जल्दी आपको, राइट, जितनी जल्दी आप छोड़ोगे उतना आपका टाइम कम वेस्ट होगा और आप जल्दी आओगे। फिर एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि कंपटीशन डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ने से नहीं बढ़ता, बल्कि कंपटीशन सिंपल क्वेश्चन गलत करने से बनता है। मान लो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, 10 लोगों ने नहीं किया, है ना, 10 स्टूडेंट्स ने नहीं किया ये क्वेश्चन, आपने भी नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोगों ने कर दिया और आपने नहीं किया, आपका गलत हो गया, तो गड़बड़ है। तो दिस इज द वन थिंग कि जब आपके क्वेश्चन सिंपल आए हैं वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो ऑल द टाइम जब भी आप घर पे जाओगे वापस, पेपर की स्ट्रेटजी जब आप एनालाइज करते हो कि पेपर आपका कैसा गया, ऑलवेज पे मोर अटेंशन टू कि आपने इजी क्वेश्चन कितने गलत कर दिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव कि क्या आपने वो, देखो 3 ही तरह की मिस्टेक होती है। एक होती है सिली मिस्टेक कि आपने
कोई कैलकुलेशन गलत कर दी। इस लिस्ट मिस्टेक में भी एक मिस्टेक आती है आपकी लैंग्वेज मिस्टेक, आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से, कहीं लिखा था नॉट ट्रू, आप करा है ट्रू, कहीं लिखा था नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट आप लिखा है करेक्ट, है ना। तो आपने 1 मिनट भी दिया और -1 मार्क्स भी लिया, राइट। अगर आपने 1 मिनट और दे दिया होता तो ये +4 हो जाता। तो इस 1 मिनट की कीमत +5 हो गई है ना। तो ये कई बार होता है, जल्दबाजी में जो लोग जाते हैं वो ये वाली गलतियां बहुत करते हैं, लैंग्वेज मिस्टेक, है ना। उन्होंने वो 1 मिनट में वो 2 क्वेश्चन नहीं कर पाते, है ना, राइट। बट वो इतनी जल्दी में जा रहे हैं कि उनका ये माइनस होता जा रहा है, तो ये बेकार है ना। अगर आपने 1 मिनट और देके ये पढ़ लिया होता ध्यान से, राइट, क्वेश्चन थोड़ा स्लोली पढ़ा करो, है ना। दो बातें हमें सिखाई गई थी शुरुआत में कि क्वेश्चन धीरे पढ़ना है, सॉल्व जल्दी करना है, उल्टा नहीं, क्वेश्चन जल्दी पढ़ना है और सॉल्व धीरे करना है, वो नहीं, है ना, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। वो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और सॉल्व फिर धीरे करते हैं। क्वेश्चन धीरे पढ़ो, सॉल्व जल्दी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप उसमें हाईलाइट कर लोगे ना पॉइंट, वो गलती नहीं रहेगी। कई लोग मुझसे ये भी कंप्लेन करते हैं सर हम बहुत स्लो हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ जाएगी स्पीड। बट एक्यूरेसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला आपने 50 क्वेश्चन किए, उसमें 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो फायदा क्या है। आपसे तो बेटर वो है जिसने 40 क्वेश्चन किए और 5 या 6 क्वेश्चन ही गलत किए या 10 क्वेश्चन गलत किए। आपके भी 30 क्वेश्चन गलत, उसके भी 30 क्वेश्चन गलत, सॉरी सही, राइट, बट इसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, निगेटिव कम है। तो स्लो होना बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि फास्ट होके एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होना। तो ये मैं फिर से बात बोलूंगा कि आपको अगर पहले तो जल्दी से पढ़ो, है ना, क्वेश्चंस को, और मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एंड जब क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो जल्दी से छोड़ो, राइट। उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है कि यार थोड़ा और रजिस्ट कर लेते हैं आ जाएगा। या फिर कई बच्चे कहते हैं कि उनका जैसे मान लो केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो उनको लग रहा है यार केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऐसा कैसा, वो ईगो पे ले लेते हैं, राइट। तो और पता चला 5-6 मिनट और चले गए तब भी क्वेश्चन नहीं बना, फिर उन्हें वो छोड़ना पड़ ही जाता है, तो वो 6 मिनट वेस्ट हो गए। तो दिस इज मेन स्ट्रेटजी, यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड, ठीक है। हेलो सर, ऐसा कुछ टाइम लिमिट है क्या कि कितना देर तक सोचना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है एक क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको एकदम से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है देन ऑलवेज गो फॉर लास्ट में। मैंने पहले बोला था कि आपको 40 to 45 मिनट्स में केमिस्ट्री करना है, आपके 20-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन और सॉल्व करने में मान लो आपके 16 क्वेश्चन आपने बना लिए, मान लो दिस इज नॉर्मली इट हैपेंस कि 50% से थोड़ा सा ज्यादा हम कर लेते हैं। ये 16 क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी सब छोड़ा और बाकी सब पढ़ने में मान लो ये 30 मिनट चले गए, 30 मिनट भी थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, मान लो 30 मिनट चले गए, ठीक है, इन 16 क्वेश्चन को करने में, ठीक है। ये तो मैं आते थे, बस एक बार आपने पढ़ा, आपसे सॉल्व हो गए। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला याद करने में और थोड़ा बहुत टाइम लगा, बाकी ये 9 क्वेश्चन नहीं आते थे। इन 9 क्वेश्चन पे बाकी 10-15 मिनट अपने आप लगाओ, 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, एंड देन आगे बढ़ जाओ। इसका मतलब ये है कि आपने ये फिल्टर करके चेक किया है कि आपके जो नहीं बने 6 क्वेश्चन वो प्योरली आप डिफिकल्ट थे और इसलिए आपसे नहीं बने। बाकी ये जो 19 क्वेश्चन थे या 20 क्वेश्चन थे वो सिंपल थे और सब बन गए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मान लो फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स में 50 मिनट्स, मैक्सिमम 55 मिनट्स, यस यही इतना ही है, ठीक है। ये फिजिक्स देना है, इसमें भी यही स्ट्रेटजी अपनाओ, राइट। जितने क्वेश्चन जितने बन गए। अब आप क्या आता है मैथ्स, मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, 60 मिनट, 60 to 65 मिनट, ये मैथ्स को दो, राइट। अगर आपसे ये इसमें भी आपने मान लो ऐसा कर लिया, तो यहाँ मान लो आपके केमिस्ट्री में अटेम्प्ट हुए 19, यहाँ आपके फिजिक्स में अटेम्प्ट हुए लेट्स से 17 और मैथ्स में हुए 15, मान लो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, अटेम्प्ट। अब आपके पास टाइम कितना रह गया, सो यू आर हैविंग टाइम लेट्स से 15 मिनट्स यहाँ पे हमने बचा लिए, 5 मिनट यहाँ पे बचा लिए, राइट, और 5 मिनट यहाँ खत्म कर दिए, फिर भी 15 मिनट आपके पास रिव्यू के लिए है। अब आपको पूरे पेपर की फील मिल चुकी है ना, आपको ये भी पता चल चुका है केमिस्ट्री कैसा आया, फिजिक्स कैसा आया, मैथ्स कैसा आया। नाउ इन दोस 15 मिनट्स यू कैन टेक अ कॉल कि मैं कौन से क्वेश्चन पे वर्क करना चाहता हूँ। जो भी आपने छोड़े हैं उनमें आपने, मैं ये कह रहा हूँ ये 15 मिनट्स
में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे क्योंकि आप ऑलरेडी सिंपल कर चुके हो, तो मान लो 2 क्वेश्चन और बन गए। मैं मान रहा हूँ कि सब डिफिकल्ट थे, आपको थोड़ा टाइम लगा, तो 2 क्वेश्चन और, ठीक है। तो आपके ये 75 में 53 55 अटेम्प्ट बन गए। ये मैंने इन जनरल लिया, ये मोस्टली ऐसा ही होता है एक एवरेज स्टूडेंट के साथ, ठीक है। नाउ क्या चीजें आपने कवर कर ली? आपने सारे इजी क्वेश्चन कवर कर लिए, आपने हर पेपर को थॉरोली पढ़ा और आपने मतलब उसमें जल्दबाजी नहीं की। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी होगी, अगर मैं एक डिसेंट भी एक्यूरेसी मानूं तो 80 to 85% एक्यूरेसी होगी। तो अगर 80 to 85% एक्यूरेसी की अगर हम बात कर लें तो आपके 43 से 45 क्वेश्चन तो सही ही मिनिमम हो ही जाएंगे, और इनमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप 162 170 180 मार्क्स आप लेके आ जाओगे, जो कि आपको एक डिसेंट एनआईटी जरूर दिला देगा, ठीक है। ये मैंने सब ऐसा माना है कि ये पॉसिबल है, ये मतलब किसी बच्चे से पॉसिबल है ये मेथड। तो ऑब्वियसली जो पढ़ने में होशियार है उनसे ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे, बट आई हैव टेकन मतलब 60% तो पेपर कर लोगे ना यार मैथ्स में, है ना। 60-70% ही पेपर लिया है मैंने, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि मैंने 25 क्वेश्चन ले लिए हूँ, है ना, कि सब। फिर भी आप 160 to 170 या 150 तक आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। let's say 150 to 180 which is going to give you 50% मार्क्स इन मेंस, जो आपका एनआईटी पक्का कर देगा कि एनआईटी तो आपको मिल ही जाएगा 50%। जनरली अच्छी रैंक के लिए आपको 60 to 70% मार्क्स लाने चाहिए मेंस में, अच्छी रैंक, अच्छी एनआईटी वगैरह। परसेंट की परसेंटाइल, परसेंटाइल नहीं, परसेंटाइल इज बेस्ड ऑन, हाँ सर, ठीक है। 300 का पेपर है ना, 300 का पेपर है, आपके 150 to 180 आ रहे हैं, अगर इतने आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके 210 तक आएंगे तो आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब समझते हैं कि कहाँ गलती हो सकती है। मान लो किसी बच्चे ने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, उसने केमिस्ट्री, जनरली बच्चे यही करते हैं कि वो सोचते हैं कि 1 आवर सब जगह है, राइट। उन्होंने केमिस्ट्री, मान लो फिर भी केमिस्ट्री 50 मिनट में आपने सॉल्व किया एंड यू वर नॉट वेरी कॉशियस, तो आपने कुछ मिस्टेक्स की जहाँ पे आपने कोई जगह टाइम दे दिया, देन यू विल बी इन हरी, है ना। यू विल बी इन हरी कि यार मुझे बाकी क्वेश्चन जल्दी से फिनिश करने। मान लो आपने 5 मिनट कहीं ज्यादा वेस्ट कर दिए, then what your mind will do, it is going to force you to like read question faster, बस वहीं आप टाइम बचा सकते हो सॉल्व करने में, तो क्या बचाओगे? if you are reading question faster you will make a mistake, so there is always a probability कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ 80-85% आ रही थी तो वो सफर करने लग जाएगी। तो लीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी जल्दी लीव करोगे उतना कम टाइम वेस्ट होगा, ना कम टाइम वेस्ट होगा उतना आसानी से पेपर कर पाओगे। जितना उसमें जूझते रहोगे तो वो क्वेश्चन तो बन जाएगा, ये बात सही है, लेकिन उस क्वेश्चन का खामियाजा बाकी सारे क्वेश्चन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको फिर जल्दी जल्दी पढ़ रहे होगे, उनको जल्दी जल्दी पढ़ रहे होगे तो उनमें गलतियां कर रहे होगे, ठीक है। तो एक तो ये बात है, राइट। तो ये बात पे ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, क्वेश्चन को जल्दी छोड़ो जब आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है। एक्यूरेसी उससे आपकी बनी रहेगी। दूसरा, जो बच्चे टाइम मैनेज नहीं करते, मान लो उन्होंने फिजिक्स स्टार्ट किया और फिजिक्स उनको काफी अच्छा लगता है और उन्होंने पूरा पेपर बना दिया 25 क्वेश्चन, लेकिन टाइम चला गया 60 to 70 मिनट, ठीक है। फिर उन्होंने केमिस्ट्री कर लिया, मान लो इसमें भी चला गया 50-60 मिनट, जो भी है। इन जनरल यही बच्चे करते हैं, ऐसा ही है ना, पूरा करने में लग जाते हैं और टाइम मैनेज नहीं करते। अब बचा यहाँ पे जो टाइम, वो 40 से 50 मिनट। अब पकड़ना है मैथ्स। अब क्या होगा, या जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपने जो भी करना है, ऑब्वियसली तुम तो जल्दी पढ़ोगे, फिर जल्दी से लग जाओगे। फिर क्या होगा, जल्दी पढ़ने के कारण फिर लैंग्वेज मिस्टेक्स होंगी, फिर लैंग्वेज मिस्टेक होंगी तो जो एक्यूरेसी आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पे तो क्वेश्चन में मार्क्स गेन कर लिए, है ना, खूब करके, लेकिन यहाँ आपने लूज कर दिए, ठीक है। ये बात समझ में आए? यहाँ पे आपने क्या किया, जल्दी पढ़ा, सिंपल क्वेश्चन में गलतियां करी, राइट। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, विच इज गुड फॉर कॉम्पिटिशन, कि बाकी लोगों ने नहीं किया था, लेकिन यहाँ आपने बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिए, देन इन द कॉम्पिटिशन यू विल लूज। समझ में आया? यस सर, यस सर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेज इंपॉर्टेंट है,
क्रॉस नहीं करना है, ये बाउंड्री एक जी बना सर। लो फिक्स, कुछ भी बना लो, ये एक बाउंड्री बना लो कि इसको क्रॉस नहीं करना है ना। हमारी एक बाउंड्री है, मतलब हमने 50 मिनट बना लिए केमिस्ट्री के, इसको क्रॉस नहीं करना है विद बबलिंग। मैंने बना लिए 55 मिनट मैक्सिमम या 50 मिनट फिजिक्स के, इसको क्रॉस नहीं करना है। और मैंने यहाँ बना लिया 60 मिनट, इसको क्रॉस नहीं करना है। ये मेरी बाउंड्री है। अगर मैं रनिंग क्वेश्चन में हूँ तो चलेगा, मान लो ठीक है मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और मेरा होने वाला है, चलेगा। लेकिन फिर नया ट्राई करने बैठना नहीं है। ये अगर बाउंड्री क्रॉस हुई तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द अनदर सेशन। तो मेंस की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है, ठीक है। नाउ मेंस में होता है, आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेंस में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स। ज्यादा अटेम्प्ट्स होंगे, क्वेश्चन इजी आते हैं तो जनरली ज्यादा सही हो जाते हैं। अच्छा, एडवांस क्या है? एडवांस में टफ ही क्वेश्चन है, मतलब इजी तो बहुत ही कम होते हैं। इजी एक तरह से ऐसा है जैसे कुछ बीच में पड़े हुए हैं ना, है ना। एक खेत में तुम्हें आम ढूंढने हैं तो बीच बीच में ढूंढने पड़ेंगे वो, है ना, ऐसा है। पेपर टफ ही होता है। नाउ हियर इज इम्पोर्टेंट नॉट द योर टाइमिंग और तुम्हारी तेज पढ़ने की स्पीड, यहाँ इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। बस स्लो हो गए चलेगा, बट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। आपको 20-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलग अलग तरह से हैं, 20-20 क्वेश्चन हैं, राइट। यहाँ पे 3R है, राइट। कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो कुछ जगह पे हर बच्चे का कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कॉम्प्रिहेंशन, मतलब मुझे कॉम्प्रिहेंशन बड़े अच्छे लगते थे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते थे, सिंगल करेक्ट होता था, राइट आपको। तो अगर वो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक आता है, और अच्छी बात क्या होती है, 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन है जैसे मान लो, राइट। तो आपको लिखा हुआ है टॉपिक, वो पहले ही दिख जाएगा, दिख के ही समझ में आ जाएगा ये तुम्हें टॉपिक आता है नहीं आता। नहीं आता छोड़ दो, तुरंत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है ये टॉपिक में मैं फंसता हूँ, ये मुझे दिक्कत करता है, छोड़ दो। तो देखो टाइम सेव कर दिया उसने। और अगर वो तुम्हें आता है तो तुम्हें 2 क्वेश्चन देके जाएगा, राइट। तो मेरा सबसे जो फेवरेट थिंग था वो था कॉम्प्रिहेंशन। फिर मैं आता, और मुझे सबसे खराब लगता था मल्टीपल तो सबको वही खराब लगता है मल्टीपल में टाइम लगता है उसमें। हाँ, तो मल्टीपल में बिल्कुल लास्ट में करता था, बिल्कुल लास्ट, जब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इंटीजर हो गया, मतलब मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। फिर मैं सिंगल पे चला जाता था, सिंगल करेक्ट वाले कर लेता था, उसके बाद इंटीजर पे चला जाता था, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिर बिल्कुल मल्टीपल में आता था। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है, कि आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो। मल्टीपल को बिल्कुल लास्ट में रखो, बाकी जितना आपको हो सकता है उतना आप करो। इंपॉर्टेंट बात है स्पीड, इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। फिर भी इसमें ये मैं फिर भी बोलूंगा कि आप तब तक क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लीव करना पड़ेगा। अगर आप तुरंत लीव करोगे तो फिर भी आप ऐसा देखो कि अगर जो आपको थोड़ा लगता है कि आपसे बन सकता है, राइट, उसमें थोड़ा रजिस्ट करके कर लो। और जो आपको लग रहा है, मतलब एक गिव एडिशनल 30 सेकेंड जस्ट टू एनालाइज कि यार ये हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। एडवांस में डायरेक्ट नहीं आता, जैसे मेंस में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको एकदम से आ जाएगा या फिर आपको जूझना पड़ेगा उसमें। एडवांस में क्या होता है, बहुत ही कम डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा तो सोचना पड़ता है। तो टेक 30 सेकेंड जस्ट बिफोर लीविंग द क्वेश्चन, जस्ट टेक 30 सेकेंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या ये सॉल्युबल है, तुमसे सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बस, ठीक है। सो हियर जस्ट गो विद द, लेट्स से अगर आपके 50 to 60% अटेम्प्ट भी हो गया आपसे और आपका सही अच्छा एक्यूरेसी है, ठीक है, मतलब अगर अच्छा एक्यूरेसी है तो आप 40 से 50% मार्क्स ले आओगे, 40 से 50% वो आपको आईआईटी दे देगा, ठीक है। ये मैं सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ। ऑब्वियसली अच्छी आईआईटी के लिए आपके मार्क्स 60% ऊपर होने चाहिए। तो अगर जेई मेंस की बात करूं तो जेई मेंस में अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो 70 to 75% से ऊपर मार्क्स चाहिए, दिस इज डिजायरेबल, तब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए 50 to 60% मार्क्स, तब आपको कोई भी एनआईटी मिल ही जाएगा, या कोई और अच्छा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है। जेई एडवांस के लिए, सिलेक्शन के लिए अभी आज के टाइम पे चाहिए 40 to 45% मार्क्स, तो आपको आईआईटी में सिलेक्शन मिल जाएगा। और आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आपको चाहिए 60% से ऊपर मार्क्स, ठीक है। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड 10% का डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरह से आप सर जेई मेंस में सिर्फ
वो ऑब्जेक्टिव आता है ना सिंगल हाँ। ऑप्शन वाले। अभी इंटीजर टाइप भी आने लग गए हैं लास्ट ईयर से। अच्छा इंटीजर, सर। हाँ, उसमें आपको इंटीजर वो फिल करना होगा, वो देंगे 1 to 10 आपको फिल कर देना उसमें बस। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी आने लगे। 5 क्वेश्चन अब इंटीजर होंगे, बाकी 20 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो आज का तो भाई क्लास मोटिवेशन में ही चला गया। सर रेफरेंस बुक का कोई सजेशन दो ना सर। देखो यार, रेफरेंस बुक बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मैं बोलूँ कि ऐसी बुक हो जो आप कर लो तो मतलब मजा आ जाए। जैसे फिजिक्स में है ऐसी बुक, HC वर्मा, ठीक है। मुझे याद है कि हमसे पहले मतलब 20 साल हो गए है ना, 20 साल से उस बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग और अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, बट वो एक ऐसी बुक है जो आपको करनी ही चाहिए। तो सर ने भी बताई होगी, राइट, उसको करना है आपको। केमिस्ट्री में ऐसी कोई बुक नहीं है कि आप इसको कर लो तो यार हो जाएगा। बाकी सब में सब तरह के क्वेश्चन है। तो रेफरेंस बुक आप तभी लो जब आपसे एक्सरसाइज पूरी हो जा रही है और फिर आपका टाइम रह जा रहा है। तो फिर आप कोई, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में बालाजी पब्लिकेशन सबसे अच्छा है, क्योंकि उनके जो तीनों टीचर हैं वो काफी अच्छे हैं, रिनाउंड है ना। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के काफी तीनों टीचर काफी अच्छे हैं। एंड इसके अलावा अगर आप चाहो तो मार्केट में फिर बहुत है, फिर ऐसे आपका OP टंडन, मतलब वो कौन सा है यार, OP टंडन वाला कौन सा पब्लिकेशन है? GRB, हाँ GRB है, OP टंडन, P बहादुर है, फिर सर एनोवस्थी, अरिहंत, एनोवस्थी बालाजी पब्लिकेशन में ही आता है। फिर अरिहंत पब्लिकेशन है, और फिर और भी है, रंजीत शाही का है, रंजीत शाही का अरिहंत में ही आता है। हाँ, फिर ऐसे बहुत है, मतलब बहुत टीचर्स ने बहुत लिखा हुआ है, अच्छे टीचर जो भी है। और अगर आप देखोगे कंटेंट वाइज सेम ही है यार। किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल अगर आप उठाओगे तो उसमें 60 to 70% क्वेश्चन सेम ही होते हैं। क्यों? एक दूसरे से कॉपी किए हुए हैं। इन सब की स्टार्टिंग बंसल से हुई थी। पहले बंसल ने बनाए, फिर रेजोनेंस ने बनाए, इधर फिटजी ने बनाए और आकाश ने बनाए। ये 4 कोचिंग्स थे सबसे पहले, है ना, बिफोर लेट्स से 2004-5। फिर धीरे धीरे और कोचिंग्स खुले, सबने एक दूसरे को कॉपी किया, है ना। एलन पहले मेडिकल में ही था, एलन 2008 के बाद आया मतलब इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने कहाँ से लिए होंगे क्वेश्चंस? सर अटेंडेंस। तो हाँ, ले लो भाई अटेंडेंस भी। सर एडवांस्ड खाली IIT के लिए। हाँ बोलो बोलो। एडवांस JEE एडवांस खाली IIT के लिए। JEE एडवांस IIT के लिए। ठीक है, तो अभी सर NCERT लेनी है ना? NCERT ले लो यार। NCERT एक्चुअली क्या है कि NCERT में केमिस्ट्री का मैं बोल रहा हूँ, बाकी मुझे फिजिक्स और मैथ्स का नहीं पता। केमिस्ट्री में NCERT में जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है तो उसके क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। फिजिकल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो NCERT से वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सर हाँ, मेरे को ना ऐसे अभी होमवर्क मिला है, बुक पढ़नी है कोई, तो मेरे को ऐसे कंटिन्यू लैपटॉप में देखता हूँ तो मेरी आई स्ट्रेन करती है। हाँ यार, ये तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। और मेरे को आधा घंटे से ज्यादा ऐसे कंटिन्यू देखने को भी जमता नहीं है। नहीं, वो उसका मैं देखो कुछ अल्टरनेट बता सकता हूँ, बट दिस इज अ चैलेंज, आई अंडरस्टैंड इट। उसका अल्टरनेट ये है कि यू कैन लेट्स से ऑप्ट फॉर क्या कहते हैं, आप थोड़ा स्पेक वगैरह लगा लो जो ब्लू फिल्टर लाइट के लिए होते हैं कई जगह पे। सर अभी बोल रहा है कि मिल रहा है सेंटर हाँ पे। सर, मुझे मिल गई बुक्स, मतलब उधर जाके लेके आ सकते हैं। देखो यस सर, मुझे भी कुछ बच्चों को मिल सर गई तो है वहाँ कॉल वगैरह करना पड़ता है क्या? सर हाँ, आप एक बार कॉल कर लो, फिर उसके बाद वहाँ से। क्योंकि सर मेरे को हार्ड कॉपी रहेगी ना तो बहुत अच्छा जमेगा, अभी बहुत कम जमता है पढ़ने को। सर मैंने कॉल किया, मेरे को बोलते हैं कि तो तुम लोग वेट करो मैसेज के आने का। कहाँ कॉल किया था बेटा आपने? सेंटर पे। कौन से सेंटर, मतलब कल्याण या मानपाड़ा? मानपाड़ा। तो एक बार फिर से उन्हें कॉल करना। हाँ ठीक है, आज करता हूँ सर। हो सकता है कल्याण में मिल जाएंगे ना? हाँ, कल्याण में मिल गया सर। ठीक है,
तो एक बार और कॉल कर लेना और उनको बोलना कि मैम ये है दिक्कत। मेरे हिसाब से मिलेगा यार, ऐसा नहीं होगा, है ना? ठीक है सर, मैं फोन करता हूँ आज। बस वो हो जाएगा तो फिर मेरी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि मेरे को आइस में बहुत दुखता है। हाँ सर, और क्वेश्चन वगैरह मार्क करने के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, क्वेश्चन वगैरह मार्क कर सकते हो, राइट? यस। तो सर ये काम आप लोग कर लो, और बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम पढ़ो, है ना? पढ़ने पे टाइम, जब आप देखो, मैं इसको लास्ट बात इसी पे बात पे खत्म करूंगा कि जब आप जिस चीज में मेहनत करते हो ना, उसमें आप अच्छे हो जाते हो। अगर आज मैं अपनी बॉडी बनाना चालू करूं, है ना, रोज जिम जाऊं, तो यार मेरी बॉडी बन जाएगी। चाहे मैं मतलब एकदम से रिगरसली करूं या नहीं करूं, मैं अगर कंटिन्यूटी लगाऊंगा तो होगा। अगर मैं क्रिकेट खेलना चालू करूं दिन रात, तो मैं एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाऊंगा क्रिकेट खेलने के लिए। वही है, जो भी आप काम करोगे उसमें आप अगर लगे रहोगे तो आप अपने आप अच्छे हो जाओगे। उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि सर मेरा ये गड़बड़ हो रहा है, मेरा वो गड़बड़ हो रहा है। कमिटमेंट की कमी है बस। आप उसमें बैठ नहीं रहे हो, उस बुक के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो ऐसे में जिनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, उनको हैबिट डालनी है कि बैठना है, ईगो पे लेना है कि यार ये मेरे से कैसे नहीं हो सकता है, मेरे इसमें करके ही दिखाऊंगा। देन वो होगा धीरे धीरे आप लोगों से। थोड़ा ईगो पे लेकर ना चालू करो, है ना? थोड़ा अपनी सेल्फ स्टीम बनाओ, राइट? कि आई विल डू दिस, मैं ये इतना कर लूंगा, ठीक है? तो चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय बेटा। सर थैंक यू सुनो, सर। हाँ बोलो। सर नेक्स्ट टाइम जब आप करा रहे हो ना पढ़ाते वक्त, वो आप वन नोट में कर सकते हो क्योंकि उसमें ब्लैक बैकग्राउंड आ जाता है। हाँ बेटा, मैंने एक बार और ट्राई किया था, उसमें दिक्कत आ रही है मेरे में, बार बार बंद हो जाता है। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि और अपना पीरियड लास्ट होता था तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है सब वो। आई अंडरस्टैंड कि तुम क्या कह रहे हो। सर एक्चुअली घनश्याम सर भी पढ़ा रहे तो उधर वो लोग पीडीएफ वगैरह सब ये कर लेते हैं वहाँ पे। मेरा बंद हो जा रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि, मैंने बोला कि मेरे में वो पता नहीं क्या हो रहा है प्रॉब्लम, वो बंद हो जा रहा है। सर आज की रिकॉर्डिंग में आप वो ट्रिम करके डाल दोगे क्या? बस क्या ट्रिम करना है? मैं तो पूरी डाल दूंगा। जितना आपने पढ़ाया था सुबह को। नहीं ये मैं डाल दूंगा मैं ये। सर आप थोड़ा फिर घनश्याम सर से आइडिया लीजिए ना थोड़ा। मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं, वो वन नोट पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा बंद हो जा रहा है। मैंने उस दिन भी ट्राई किया था, देखो तुम्हारी क्लास में बंद हो गया था, याद है? यस सर। हाँ सर, हो तो गया था। फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होगी ना, उसमें डिस्टरबेंस होगा, ये प्रॉब्लम है। फिर भी मैं एक बार फिर ट्राई कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। वरना सर पीडीएफ एनोटेटर में ब्लैक कलर का पीडीएफ कुछ कर सकते हैं ना? नहीं यार, वो उसमें सपोर्ट नहीं है उसका। नहीं सर, एज अ टेम्पलेट कोई इमेज डाउनलोड कर लो ना, सिर्फ ब्लैक कलर का। अरे बस जब सर उसको सेंड करेंगे तो ब्लैक कलर में ही आएगा। सर आप जैसे कर रहे हो वैसा परफेक्ट। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके, वो कौन से लेंसेज बता रहे थे यार? मेरे को लगता है आप किसी उस पे जाओ, है ना, चश्मे वाली दुकान पे, वो बताएंगे आपको। सर लेंस कार्ड पे है। लेंस कार्ड से ले लो। हाँ, क्योंकि आपको उसका नहीं लेना है ना, आपको केवल इसके लिए लेना है, ब्लू लाइट के लिए, राइट? हाँ सर। ओके, हाँ सर, बिना नंबर का ले सकते हैं। हाँ। सर आपने अपने चैनल में पीरियोडिक टेबल के रिकॉर्डिंग्स डाले हैं क्या? हाँ, लेक्चर 1 डाला है मैंने, लास्ट वाला। अच्छा, उसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया ना? हाँ, उसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया ना? प्लेलिस्ट नहीं बनाया, अभी नहीं बनाया। ठीक है सर, ठीक है। सर फोन में वो नाइट मोड करके होता है, वो डालने से ज्यादा देर तक देख सकते हैं फोन को। बहुत सारे लोग लैपटॉप में देखते हैं शायद। लैपटॉप में भी मैं तो लैपटॉप और सर 2 घंटा देखने में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, बाकी दोनों लेक्चर्स में डार्क ही होता है। हाँ सर, वही 2 घंटा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है सर। चलो देखते हैं, है ना? मैं ये तो कर लूंगा, चलो मैं ट्राई करूंगा। एंड क्या कहते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है बेटा जय किशन, कि टाइमिंग कब होगा। जब लेक्चर मिलेगा तब। आपका सुबह भी टाइमिंग होता है ना क्लास, किसी ना किसी का। ठीक है, चलो, ओके सर, बाय सर। बाय बेटा। बाय थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।